हेलो, नमस्कार भाइयों बहनों दोस्तों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और स्वागत है आपका सीए इंटर लॉ के रिवीजन बैचेस में। तो जैसे कि अभी तक के आप लोग रिवीजन करते आए हो और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब एक अदर लॉ के वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर का रिवीजन हम लोग स्टार्ट करने वाले। तो आप लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान इसमें एक्सपेक्टेड है बिकॉज ये थोड़ा स्पीड से चलेगा और बहुत सारे पेजेस है। तो ऑफ कोर्स आप लोगों को पूरा थ्रू आउट द वीडियो इसमें ध्यान रखना है। देखो, द वीडियो जो बनाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि ताकि बच्चे एग्जाम्स के कुछ टाइम पहले या जब भी वो अभी बोर हो रहे हैं, कुछ मतलब उनको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो ये सारी वीडियोस देखकर वो टाइम वो यूटिलाइज कर सकते हैं। इसीलिए इसको काफी हमने शॉर्ट में हम लोग रिवीजन करते हैं, एकदम वर्ड बाय वर्ड डिटेल रिवीजन नहीं करते। फिर भी मैंने ट्राई किया है इस लेक्चर में सारे के सारे कंसेप्ट्स कवर करने का, बट अगर कुछ छूट जाते तो आई वुड स्टिल रिक्वेस्ट यू कि एक बार रीडिंग तो आपको करना ही है। ठीक है, तो चलो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग, सबसे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 क्या है, ये क्यों है, ये क्या खबर, हम अगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है नहीं। तो देखो सीन क्या है भाई कि पहले अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे मेरे गुड्स है, आप खरीद लो, तो आप बोलोगे सर कितने के गुड्स है। मैं बोलूंगा यार एक काम कर, ये वाला 500 का है, ये 500 का मेरा जो गुड्स है, फॉर एग्जांपल दिस पेन इज फॉर 500 रुपीज, प्लीज ये ले ले, 500 का पेन खरीद ले मेरे से। तो आपने वॉलेट में हाथ डाला, 500 की नोट निकाली, मुझे दी, मैंने आपको पेन दे दिया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। मैं आपको बोलूंगा सुनना यार एक काम कर, 10 पेन ले ले, तो आपने 5000 दिए, खत्म। मैंने बोला और दे, और मतलब मैं बोल रहा हूं कि 1000 पेन ले ले। अब देखो मैटर थोड़ा सा कैसा हो रहा है ना। हाँ, तो अब धीरे धीरे अब आपके लिए मुश्किल होगा कि जेब में हाथ डाला, वॉलेट में से पैसा निकाले और दे दिया। मैंने आपको बोला कि ये प्रॉपर्टी है मेरी, लैंड खरीद ले। आप बोले कितने की, 1 करोड़ की, तो निकाले आपने वॉलेट। नहीं पॉसिबल है, वॉलेट में 1 करोड़ लेके कोई घूमता नहीं है। मतलब अरे वो सिचुएशन सोचो रे तुम। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत हमको लगी, हमको ऐसा लगा कि सर हर जगह पे हम कैश लेके नहीं घूम सकते। अच्छा सर, ये अभी अभी हमको जरूरत नहीं पड़ी। और आप बोलोगे सर 1881 में जरूरत पड़ी, मतलब नहीं, 1881 में भी जरूरत नहीं पड़ी, ये उसके भी काफी पहले से चलता आ रहा है। हमारे देश में, भारत देश में राजा महाराजाओं के टाइम से ये चिट्ठियां चलती थी, पक्की चिट्ठी, कच्ची चिट्ठी आज भी चलती है। आज भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं। तो ये सर ये क्या थे कि ये स्टैंडर्डाइज नहीं थे, हर इंसान अपने खुद के बनाए जा रहा था, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज भी करते थे और लोग उस पर किसी भी ट्रस्ट करके अपना नुकसान भी कर बैठते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि एक लॉ होना चाहिए जो इन सारी चीजों को कवर करे, इनको स्टैंडर्डाइज करे, ताकि किसी का कोई लॉस ना हो। तो ये इंटेंशन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का जन्म हुआ। सर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 पूरा अपने दिमाग से लिखा हुआ एक्ट नहीं, ये भी ब्रिटिश लॉ के ऊपर उनसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेके इंग्लिश कॉमन लॉ से हमने इसको निकाल कर लाया है। और जैसे कि अब आपको मालूम है कि अब ये 100 साल पुराना एक्ट अभी तक चल रहा है। ओके, मतलब 1881 का है, अभी 2020 चल रहा है, समझ रहे हो कि आप कितना साल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सारा सब कुछ 1881 का ही पढ़ रहे हो। सर इसमें कंटिन्यूअसली अमेंडमेंट करते गए हम लोग, कंटिन्यूअस बेसिस पे अमेंडमेंट होते रहे, और लास्ट 3 अमेंडमेंट्स हुए थे 2002, 2015 और 2018 में। 2018 के अमेंडमेंट में 2 नए सेक्शंस का इंट्रोडक्शन किया गया जो आपके चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए भी है, 143A और 148। तो हम लोग वो भी रिवाइज अभी कर लेंगे जब हम जाएंगे, ये वन ऑफ द लास्ट सेक्शंस में है इसमें हमारे चैप्टर में। फिर सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब आप जो बोल रहे हैं सर, ये चिट्ठी आपने बोली हुंडी, और ये चिट्ठी मतलब हमको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या हो सकता है। देखो भाई, आपको पता है रिवीजन लेक्चर है तो मैं एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप हर जगह कैश लेकर नहीं जा सकते, या कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैंने मिस्टर ए से माल खरीदा है और मैंने उसको पैसे देने हैं, और यही माल मैंने मिस्टर बी को बेच दिया। तो मैं मिस्टर बी को बोलूंगा कि भाई आप जो मुझे पेमेंट करने वाले थे, ठीक है, आप मुझे पेमेंट करने वाले थे, तो मुझे चिट्ठी दे दो आप, कि यार मैं, आप बोलोगे कि यार मैं अभी नहीं, 1 महीने बाद पेमेंट करूंगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अभी एक चिट्ठी दे दो कि आई एम रेडी टू मेक यू अ पेमेंट 1 मंथ फ्रॉम नाउ। अब ये चिट्ठी मैं उनके हाथ से लूंगा और ये चिट्ठी मैं अपने सप्लायर को पकड़ा दूंगा कि भाई देख, तेरे से मैंने माल खरीदा था, ये चिट्ठी उसके बदले रख ले। सर ये चिट्ठी क्या है, तो ये चिट्ठी पे एक किसी रेप्यूटेड पार्टी का प्रॉमिस और साइन है क्या, कि भाई मैं आज से 1 महीने के बाद इतना इतना रुपीस पे करूंगा।
ठीक है। अब 1 लाख का माल बेचा है तो आप 10-10 हजार के अलग अलग चिट्ठियां भी ले सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि 1 लाख का एक ही चिट्ठी लेना है। 1 लाख का माल बेचा है, 10 हजार की 10 चिट्ठी भी आप ले सकते हो। मैं अलग अलग लोगों में चिट्ठियां बांट के अपने सारे ड्यूज लाइबिलिटीज चुका के मस्त आराम से बैठ जाऊंगा। ना मुझे कैश आया ना मेरे पास से कैश गया, जो मेरा प्रॉफिट वाला पार्ट आया वो 1-2 चिट्ठी मेरे पास पड़ी होगी, वो मैं चाहे तो एनकैश करवाऊं, चाहे तो और किसी ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट मैं किसी और को दे दूं। तो सर नेगोशिएशन ना, ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है ना, इतने इजीली होने लगे चिट्ठियों की वजह से, क्योंकि अभी क्या हो गया कि कैश मूवमेंट कम हो गया। बिकॉज सर कैश मूवमेंट में ना बहुत रिस्क है, बहुत संभाल के हमको कैश लेके जाना पड़ता है, लेकर आना पड़ता है। उसमें बहुत रिस्क ऑफ थेफ्ट है, लॉस्ट है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। इंश्योरेंस का एक्सपेंस निकालो, कैश का इंश्योरेंस निकालो, बहुत सारे लफड़े हैं। तो एक काम करो ना भाई, इससे लेना है उसको देना है, सेटल करो ना अकाउंट। बस ये सेटल वाला ही अकाउंट चल रहा है चिट्ठी से, और अब उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए आ चुका है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। सर व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सर, इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट को ऐसे मत समझो कि ऐसे पेन जैसे पियानो वियानो टाइप इंस्ट्रूमेंट है, नहीं नहीं सर, मजाक कर रहा हूं मैं। इट्स अ डॉक्यूमेंट। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज बेसिकली अ इंस्ट्रूमेंट, अ डॉक्यूमेंट which is freely transferable from one person to another. क्या है भाई? An instrument, negotiable instrument is a document which is freely transferable from one person to another. दो मेथड से ट्रांसफर हो सकता है, बाय मियर डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। आइदर मियर डिलीवरी और एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। सर ये मियर डिलीवरी, एंडोर्समेंट, डिलीवरी, देखो ये रिवीजन लेक्चर है, पूरा डिटेल में हम जाएंगे नहीं। सब डिलीवरी मतलब मैंने मेरे पास का ये पेन लिया आपको दे दिया, इसको बोलते, मेरे पास ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पड़ा था, एक प्रॉमिस पड़ा था मिस्टर बी का कि वो मुझे पे करने वाला है आज से 1 महीने के बाद, मैंने उठाया और अपने सप्लायर को दे दिया, ये हो गई डिलीवरी। मैंने वही प्रॉमिसरी नोट उठाया, उसको पीछे पलटाया और उसके पेज पे मैंने अपने सप्लायर का नाम लिखा और मैंने अपनी साइन की, इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। ये अभी डिलीवर नहीं हुआ है, ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये सिर्फ इंडोर्स हुआ है। इसके बाद मुझे करना पड़ेगा डिलीवरी और उसके बाद वो बन जाएगा होल्डर। मेरे सारे राइट्स अब उसके पास चले गए। अब ही हैज अ राइट टू सू मिस्टर बी इफ इन केस मिस्टर बी डजंट मेक द पेमेंट। समझ रहे हो आप? तो इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। सर कौन से एंडोर्समेंट से मियर डिलीवरी से हो जाते हैं, कौन से को एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी करना पड़ता है, ये भी आपको मैं बता देता हूं। सर 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अभी हम नीचे जस्ट पढ़ेंगे, एक बार वो भी देख लेते हैं। पहले 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बियरर और ऑर्डर। सर बियरर इंस्ट्रूमेंट मतलब समझ लो आपकी जैसे ब्लैंक चेक होता है, वो बियरर इंस्ट्रूमेंट है कि जिसके हाथ में है भाई वो राजा। मेरे हाथ में, मैं पैसे ले लूंगा, मेरे हाथ से चोरी करके, छीन के, वैलिडली, इनवैलिडली, लीगली, इलीगली, बट किसी और के भी हाथ में गया तो जिसके हाथ में है बियरर डॉक्यूमेंट, बियरर इंस्ट्रूमेंट, उसको पैसा मिल जाएगा। जस्ट लाइक अ ब्लैंक चेक, अपना जो होता है ना साइंड ब्लैंक चेक जिसपे कुछ नाम वाम नहीं लिखा है, तो कोई भी अपना नाम लिख के, कोई भी अपना मन से अमाउंट लिख के उसको एनकैश कर सकता है। लेकिन सर दूसरा जो होता है ना, वो पे बाय ऑर्डर होता है। पे बाय ऑर्डर मतलब जो मिस्टर बी है, वो मिस्टर बी पहले बोल देता है कि आई एम रेडी टू पे सीए आदर्श जोशी ₹1,00,000 2 months फ्रॉम नाउ। अब अगर सीए आदर्श जोशी नहीं चाहता कि 2 महीने रुकू और सीए आदर्श जोशी चाहता है कि 1 लाख रुपए मैं अपने सप्लायर को दे दूं, तो सीए आदर्श जोशी को इस डॉक्यूमेंट के को पीछे पलटा के उसके पीछे सप्लायर का नाम लिखना पड़ेगा। ऐसा लिखना पड़ेगा, पे टू माय सप्लायर मिस्टर XYZ और हिज ऑर्डर, और बाद में वहां पे सीए आदर्श जोशी को अपनी साइन करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। अभी बात पूरी नहीं हुई। इसके बाद सीए आदर्श जोशी ये डॉक्यूमेंट लेगा और अपने एक्चुअल सप्लायर को एक्चुअली डिलीवर करेगा। सर डिलीवरी के बारे में आपको पता है, फिजिकल एक्चुअल डिलीवरी या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी चलती है। मतलब मैंने उसके एजेंट को दे दिया, मैंने वो फाइल में लगा के फाइल उसको दे दी, मैंने कुछ भी कर, मतलब अदर वे से भी डिलीवर आप कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। सर एक बार बताइए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होता है, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को क्या डिफाइन किया गया है? सर एक्चुअली देखा जाए तो द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही डिफाइन नहीं किया। उन्होंने उल्टा ये बता दिया कि भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 प्रकार के होते हैं। कौन से 3 प्रकार के? एक प्रॉमिसरी नोट, एक बिल ऑफ एक्सचेंज और एक चेक। सर ये प्रॉमिसरी नोट अब जाके देखते हैं, पहले कुछ इसेंशियल देख लेते हैं कि एक कोई भी डॉक्यूमेंट को आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कब बोलोगे। तो सर सबसे पहले आपको यह देखना है कि वो राइटिंग में होना चाहिए। ओरल प्रॉमिस कैन नॉट बी सेड टू बी अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज आप अगर मुझे मिस्टर ए बी ने बोला कि सर मिस्टर सीए आदर्श जोशी, मतलब सीए आदर्श जोशी, आई विल मेक अ पेमेंट ऑफ ₹1,00,000 1 month फ्रॉम नाउ, बस जाओ घर पे, मतलब सुन लिया ना आपने, अब याद रखना और जाओ घर पे। मतलब ऐसा कैसे होगा? अभी मैं इसको किसी और को कैसे ट्रांसफर करूं? मैं बोलूंगा तो आगे वाला पूछेगा ना भाई क्या प्रूफ है कि उसने यही बोला, शब्द बाय शब्द यही बोला।
फिर वो हर कोई आके इसको पूछे, सर आपने उसको बोला कि आदर्श को कि आप पेमेंट करने वाले, बिकॉज आदर्श बोल रहा है कि वो मुझे पेमेंट करने वाला है, वो आपको दे देगा उसके बदले। समझ रहे हो कितना कंफ्यूजन हो सकता है और कितना आपको, मतलब इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट कन्वीनियंट। जो हमारा मेन रीजन था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाने के पीछे, वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्या होना चाहिए सर, रिटर्न में होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, और तो और सर उस पर साइन होनी चाहिए। साइन प्रूव करेगी कि वो बंदा जेन्युइनली देना चाहता है। सर ये ट्रांसफरेबल होना चाहिए फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और तो और जो होल्डर है उसको इसका टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट मिलेगा। यानी अगर मैंने चोरी करके भी लाया है, लेकिन मैंने अगर इसको फॉर अ ड्यू कंसिडरेशन किसी बंदे को उसको मैंने नेगोशिएट किया, उसको टाइटल फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स मिलता है। सर इट कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स टिल सेटिस्फैक्शन। क्या बोला है? इट कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम टिल सेटिस्फैक्शन। कितनी बार भी कोई भी इसको दे सकता है। सर मेन बात पता है क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में? देयर हैज टू बी अ प्रॉमिस टू पे और एन ऑर्डर टू पे मनी, मनी ओनली, और कुछ नहीं। और वो भी सर जो प्रॉमिस है ना, अनकंडीशनल प्रॉमिस होना है। ऐसा नहीं कि कल बारिश हुई तो ही मैं पेमेंट करूंगा, बिकॉज इट इज नॉट नेगोशिएबल नाउ। बिकॉज आपको लगता है कल बारिश होगी नहीं होगी, और उस बेस पे आपने मुझे एक चिट्ठी लिख के दे दी कि इफ इट रेन्स टुमारो आई विल पे यू 100 रुपीज। ये चिट्ठी लेके मैं आगे नेगोशिएट नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है आगे वाले को लगेगा अरे इसका पेमेंट होगा ही नहीं, कल बारिश ही नहीं होने वाली। तो इसीलिए अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे होना चाहिए। अच्छा वो भी अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे मनी ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल मैं आपको अपना घोड़ा दे दूंगा या कल मैं आपको अपनी कार दे दूंगा। सर ये नहीं, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। मनी, मनी, पैसा। ठीक है, ओके। और कुछ प्रिजम्पशंस लेके रखते हैं हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। सर प्रिजम्पशंस मतलब क्या होता है कि हम जब भी कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में आता है, हम ये सारे प्रिजम्पशंस होल्ड करके रखते हैं, जब तक कि एक बात बता दूं, जितने भी प्रिजम्पशंस आप पढ़ने वाले हो ये सारे रेप्यूटेबल प्रिजम्पशंस है। कौन से है? रेप्यूटेबल प्रिजम्पशंस। दिख रहा है इधर? सर रेप्यूटेबल प्रिजम्पशंस मतलब अगर आपने कोई एविडेंस दिखा दिया, अगर आपने कोई एविडेंस दिखा दिया कि इन प्रिजम्पशंस के अगेंस्ट, तो हम आपका एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए ये प्रिजम्पशन हटा देंगे। मतलब हम जो अज्यूम करें, सबसे पहले हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बना है, कोई चैरिटी के लिए नहीं बना है, ये फॉर अ कंसिडरेशन बना है। बट अगर आप अपनी डोनेशन रिसीट मुझे दिखा दो, तो मैं ये प्रूव हो गया ना भाई कि ये कोई कंसिडरेशन के लिए नहीं, ये डोनेशन के लिए बना है। समझ रहे हो? अब लॉजिक समझ गए आप रेप्यूटेबल का? मतलब रेप्यूटेबल मतलब आप उसके अगेंस्ट में अगर आप मुझे एविडेंस दिखा दो, तो मैं ये भूल जाऊंगा कि ये कंसिडरेशन के लिए बनाए, नहीं जो अजम्पशन हम लेके रखते हैं वो भूल जाऊंगा। तो प्रिजम्पशंस में सबसे पहला है कि फॉर अ कंसिडरेशन। हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोई कंसिडरेशन के लिए बना हुआ। लेकिन अगर आपने डोनेशन रिसीट ही दिखा दी तो मुझे समझ जाएगा ना सर ये तो कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो डोनेशन के लिए बना हुआ है। ठीक है, ऐसे अलग अलग और प्रिजम्पशन है, जैसे कि जो डेट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मुंह पे लिखा है, मुंह पे यानी फेस पे लिखा है, वही डेट पे वो बना है। दूसरा, जो एक्सेप्टेंस है वो डेट ऑफ मेकिंग ऑफ दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से तो डेट ऑफ मैच्योरिटी के बीच में हुआ है। जो टाइम ऑफ ट्रांसफर है, वो जितने भी सारे ट्रांसफर हुए ये सारे बिफोर मैच्योरिटी ट्रांसफर हुए। और जितने जो ऑर्डर में एंडोर्समेंट लिखा है, सर ऑर्डर में एंडोर्समेंट मतलब मैंने अभी आपको जो थोड़ी देर पहले बोला कि मैं इसके पीछे लिखूंगा पे टू मिस्टर XYZ एंड और हिज ऑर्डर, फिर XYZ ने हो सकता है लिखा पे टू मिस्टर CBQ, फिर CBQ ने लिखा पे टू मिस्टर STW, और ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग लिखेंगे, तो मैं कैसे ऑर्डर मानूंगा? तो मैं ऐसा ऑर्डर मानूंगा कि भाई पहले वो मतलब आदर्श को मिला था, यानी आदर्श वाज द पेई, आदर्श ने उसको XYZ को दिया, XYZ ने CBQ को दिया, CBQ ने T जो भी था हमारे, ऐसे अलग अलग जो ऑर्डर में ना लिखा है वही ऑर्डर में एंडोर्समेंट हुआ, ये हम अज्यूम कर लेंगे। फिर सर स्टैंप्स हमेशा अज्यूम करो कि भाई बिल लॉस्ट हो कुछ भी हो, स्टैंप उस पर लगा था, ये अज्यूम करो। होल्डर जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, मतलब कोई चोरी करके लाया नहीं है, ये आपका पहला प्रिजम्पशन है। अगर आपने प्रूव कर दिया कि भाई ये होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, मतलब ये चोरी करके लेकर आया है, तब जाके हम ये अजम्पशन हटाएंगे। क्या, कौन सा अजम्पशन? कि दैट होल्डर इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो इसके बाद चलते हैं प्रोमिसरी नोट पे। पहला टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमारे सामने आता है प्रोमिसरी नोट। इसकी डेफिनेशन बाय हार्ट करनी है हमको, और हमने क्लास में की, अभी हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। एज पर सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to order of a certain person or to the bearer of the इंस्ट्रूमेंट। क्या है ये अंडरटेकिंग है। ये कौन बना है? जो भी मेकर है ना इसका, वो अंडरटेकिंग ले रहा है कि भाई मैं आज से कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद या मे बी ऑन साइट या ऑन डिमांड इस पर्टिकुलर बंदे को इतना पर्टिकुलर अमाउंट देने का वादा करता हूं, और इसको बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। इट इज सिंपल प्रॉमिस टू मेक पेमेंट ऑफ मनी टू अ सर्टेन person or his order at a predetermined date or predetermined time or at a predetermined place. Is that clear?
ओके फिर सर इसमें दो पार्टीज होती है, मेकर और पेई। मेकर यानी जो बंदा बोल रहा है कि मैं पे करूंगा, और पेई मतलब जो बंदा रिसीव करेगा पेमेंट। क्या सर प्रॉमिसरी नोट भी नेगोशिएट कर सकते हैं? यस, पेई कैन एंडोर्स इट टू समवन एल्स। फिर सर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। अच्छा अभी देखो अब देखो अल्टीमेटली प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ये सब देखेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक, बट अल्टीमेटली दे ऑल आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे वो सारे यहां पर कहीं ना कहीं नाम बदल के आ ही जाएंगे, तो वो आपको ज्यादा उस पर एफर्ट डालने नहीं है। तो यहां पे देख लो, सबसे पहले राइटिंग में होना चाहिए, दूसरा एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे होना चाहिए। ऐसा नहीं बोल सकते आप कि आई ओ ₹200 टू मिस्टर ए। भाई ये तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट हो गया ना। दिस इज नथिंग बट एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, बिकॉज यू आर सेइंग दैट आई ओ ₹500 टू मिस्टर सो एंड सो। यू आर नॉट प्रॉमिसिंग टू पे दिस बैक। तो what you should say is I owe ₹5,000 to Mr. A, which I am ready to pay on demand, or which I will pay 2 months after date, or which I will pay 1 month after sight, or which I will pay 10 days after sight। जो बोलना है जब देना है बताओ, लेकिन उसमें प्रॉमिस टू पे मनी आना चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके फिर ऐसा डेफिनाइट और अनकंडीशनल चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं डाल सकते। साइन होना चाहिए मेकर का, सिर्फ मनी ओनली होना चाहिए, सर्टन सम होना चाहिए, अनसर्टन सम नहीं होना चाहिए। और मेकर और पेई को यहां पे क्लियरली बोला है, आरबीआई ने एक सर्कुलर लाके एक बहुत बड़ी बात बोल दी। यहां पे क्या बोला, सेक्शन 31 में उन्होंने, आरबीआई ने बोल दिया, अ प्रॉमिसरी नोट cannot be made payable to bearer, sir, because if you make a promissory note payable to bearer, it becomes a currency। हमारे अपने जेब में हाथ डाल के करेंसी निकाल के देख लो तो आपको समझ में आएगा कि इट इज नथिंग बट अ प्रॉमिसरी नोट मेड पेबल टू बियरर। इसीलिए गवर्नमेंट चाहते हैं कि भाई करेंसी छापने का अधिकार केवल किसको होना चाहिए, आरबीआई को। इसलिए आरबीआई ने एक सेक्शन 31 में लिख दिया कि भाई मेरे अलावा कोई भी बंदा प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बियरर नहीं बनाएगा। ओके मतलब प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बियरर मतलब जिसके हाथ में उसको पैसा मिल जाए। तो जैसे नोट, हमारी जैसे आपका वॉलेट अगर कहीं गिर गया, नोट किसी को भी मिल गई तो उसकी हो जाती है, सिंपल लॉजिक है भाई। मतलब तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ऐसा कोई प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बियरर आप नहीं बना सकते, आरबीआई ने रोक के रखा है। स्टैंपिंग के बारे में बोला है कि प्रॉपर्ली स्टैंप करे रहने चाहिए। फिर है सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? अगेन इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, इट इज अगेन एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। अब कुछ चीज वर्ड्स बदल रहे हैं, अब उसका ध्यान देना है। तो a bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to order of certain person or to the bearer of the इंस्ट्रूमेंट। यहां पे क्लियरली क्या बोला गया है सर, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to order of certain person or to the bearer of the instrument। सर इसमें तीन पार्टीज लग रही है मुझे, ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई। ड्रॉवर ऐसा बंदा है जो दूसरे बंदे को ऑर्डर दे रहा है कि तीसरे बंदे को पेमेंट कर दे। Mr. A is giving an order to Mr. B to make payment of certain amount to Mr. C। तो Mr. A हो गया ड्रॉवर, Mr. B हो गया ड्रॉवी और Mr. C हो गया पेई। और अगर C आगे बोलता है कि पे टू D और इज ऑर्डर, तो C हो गया एंडोर्सर और D हो गया एंडोर्सी। और इस प्रकार अनलिमिटेड एंडोर्समेंट हो सकता है अप टिल मैच्योरिटी। ओके सर एक्सेप्टर का भी एक इसमें बहुत तगड़ा कंसेप्ट है। मैं आपको ऑर्डर दूं कि भाई बेटा जा एक गिलास पानी ले आ, और पता चला बेटा ने ऐसा नजरअंदाज कर दिया, तो सर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। वैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज में भी हो सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में मैं किसी को ऑर्डर दूं कि भाई इसको पेमेंट कर देना 5,000 रुपए, आगे वाले बोले नहीं, नो, वाई, मतलब वाई, टाइम पे पेमेंट के दिन बोलोगे नहीं। तो इसीलिए कभी इसमें एक्सेप्टर का भी कंसेप्ट आया। द मोमेंट ए इज आस्किंग बी टू मेक पेमेंट टू सी, ए वो ड्रॉ करके बी को देता है और बोलता है कि बेटा इसको एक्सेप्ट कर, अपना साइन मार और जाके इसको दे दे सी को। तो द मोमेंट ड्रॉवी साइंस हिज असेंट ऑन अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ही बिकम्स एन एक्सेप्टर ऑफ अ बिल। और एक बार एक्सेप्ट हो गया मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट हो गया। अब नाउ मिस्टर सी इज रिलैक्स कि भाई मिस्टर बी ने साइन मार के एक्सेप्ट लिखा है ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। आपको लिखना पड़ता है कि आई एक्सेप्ट। कौन लिख रहा है? बी, ड्रॉवी लिख रहा है कि आई एक्सेप्ट। अब सी को एकदम निश्चित हो गया कि भाई बी ने एक्सेप्ट कर लिया, वो ही विल मेक द पेमेंट ऑन व्हाटएवर द ड्यू डेट इज रिटन ऑन द बिल। ओके सर इसके भी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये भी राइटिंग में होना चाहिए, इसमें ऑर्डर टू पे होना चाहिए, डेफिनेट एंड अनकंडीशनल अमाउंट होनी चाहिए। जो मेकर है उसको भी साइन करना पड़ता है, और जो ड्रॉवी है उसको एक्सेप्ट करने के बाद एक्सेप्टर की भी साइन करना उसको पड़ता है। सर इसमें ना मतलब देखो तीन पार्टीज है, ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो ही लोग ये तीन पार्टी का रोल प्ले कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए इज आस्किंग मिस्टर बी टू मेक पेमेंट टू मिस्टर ए और हिज ऑर्डर।
तो इस केस में क्या हुआ, ड्रॉवर और पेई एक ही इंसान है, लेकिन उसने दो लोगों का रोल प्ले किया और तीसरा रोल प्ले किया है ड्रॉवी ने। इसका मतलब ये एक वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 अलग ह्यूमन बीइंग होंगे तो ही बिल ऑफ एक्सचेंज बन सकता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इवन मैं अपने आप पे भी ड्रॉ कर सकता हूं बिल, अब मेरे को बनाना ही है, इसीलिए तो हमने आगे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट्स। तो हम जब जाएंगे वहां तो हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर मैं अपने आप पे बिल निकाल रहा हूं, मिस्टर ए इज ऑर्डरिंग मिस्टर ए टू मेक पेमेंट टू मिस्टर सी, इसमें एक्सेप्ट बी का कोई सीन ही नहीं है। ए ऑर्डर कर रहा है ए को कि भाई बी को पेमेंट कर दे, इसमें भी 2 ही लोग हैं लेकिन 3 लोगों का रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड रहेगा। सर सर्टेन सम ऑफ मनी चाहिए, ऑर्डर टू पे ओनली मनी रहना चाहिए और इट मस्ट ऑल्सो बी स्टैम्प्ड। सर इनके डिफरेंशिएशन देख लो, इधर अंडरटेकिंग है, इधर ऑर्डर है, ये प्रॉमिस टू पे मनी है, ये ऑर्डर टू मेक पेमेंट है। यहाँ पे मेकर और पेई है, यहाँ पे ड्रॉवर ड्रॉवी और पेई है। यहाँ पे प्रोमिसरी नोट में कोई एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवी शुड बिकम एन एक्सेप्टर, तभी तो बिल कंप्लीट होगा। Promissory note cannot be made payable to bearer, लेकिन bill of exchange can be made payable to bearer but cannot be made payable to bearer on demand, because वो क्या बन जाएगा, if a bill of exchange is made payable to bearer on demand, तो मतलब वो check payable on demand टाइप बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है कि ऑन डिमांड नहीं रख सकते आप। तो चेक की बात अगर आई गई तो एक बार चेक को भी देख लेते हैं। सर चेक होता क्या है, चेक इज नथिंग बट अ बिल ऑफ एक्सचेंज, check is nothing but a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand, मतलब कि only payable on demand, expressly made payable on demand, क्योंकि यहां पे लिखा है not expressed to be payable otherwise than on demand। इसको आप शॉर्ट इजीली ऐसा भी लिख सकते हो कि a bill of exchange drawn on a specified banker expressly made payable on demand, expressly made payable on demand। लेकिन क्या है कि हम सेक्शंस की डेफिनेशंस को बदल नहीं सकते, इसलिए हम लोग भी बदलते नहीं है। तो हम लोग भी चेक को ही बोलेंगे, चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी मेड पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। ओके, अच्छा इसके अंदर एक और लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या इट इंक्लूड्स एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ चेक, इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक और या एंड अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सर ये चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सर चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब पहले बैंकर बोले तो क्या, एक बार ये देख लो। सबसे पहले ऑन डिमांड मतलब क्या, तो ऑन डिमांड मतलब जिस दिन मैंने मांगा उस दिन पेमेंट हो जाएगा। चेक के बारे में वही होता है, चेक मैं आपको आज लिख के देता हूं तो आपको पैसा नहीं मिला, जब तक आप बैंक में जाके वो चेक डिपॉजिट नहीं करोगे आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए चेक इज ऑलवेज मेड पेबल ऑन डिमांड। उसके बाद सर बैंकर बोले तो क्या, तो बैंकर मतलब बैंकर, एनी पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर। आरबीआई का एक्ट पढ़ लो, उसमें बैंकर का डेफिनेशन है। और तो और आपको अगर ज्यादा चाहिए तो पोस्ट ऑफिस का जो बैंक होता है, पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक होता है, वो भी बंदा बैंकर में आता है। ओके सर, ये चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब आप एंटायरली कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को यूज करके कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक चेक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी डिजिटल साइन करोगे। अच्छा डिजिटल साइन कोई ऐसी वैसी नहीं, असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम यूज करके आपको साइन करना है। सर असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम मतलब टू पेयर, मतलब पेयर ऑफ कीज आर यूज। मतलब देखो दो टाइप की ये होती है, सिमेट्री होती है। एक सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम होता है और एक असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम होता है। सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम मतलब जिस ताले से मैंने लॉक बंद किया है उसी, मतलब जिस चाबी से मैंने ताला बंद किया है उसी चाबी से वो ताला खुल रहा है। लेकिन असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम में दो चाबियां होती है, पेयर होता है। चाबी क्या होती है, दो चाबियां होती है, समझो ये दोनों भाई साथ में घूमते हैं। एक चाबी जब लॉक करती है तो वही अनलॉक नहीं कर सकती, उसकी जो पेयर चाबी है, जो दूसरी चाबी है, वही अनलॉक कर सकती है। अगर आपको मैं थोड़ा और टेक्निकल बताऊं तो देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ पब्लिक की एंड प्राइवेट की। प्राइवेट की इज समथिंग व्हिच ओनली यू नो व्हाट योर प्राइवेट की इज एंड पब्लिक की इज नोन टू पब्लिक। तो अब क्या होता है, अगर आपको आपका कोई फाइल डॉक्यूमेंट अगर आपको एनक्रिप्ट करके भेजना है तो आपके पास एक बहुत सिंपल ऑप्शन है, आप आपका खुद का प्राइवेट की लीजिए जो कि सिर्फ केवल आपके पास है। प्राइवेट की मतलब एक चाबी हो गई, आपने उसको एनक्रिप्ट कर दिया एक चाबी से। अब उसको खोलने के लिए केवल आपका पब्लिक की ही यूज हो सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। ये ज्यादा सिक्योर्ड है कंपेयर टू सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। और आपको ज्यादा सेफ खेलना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जिसको आप सेंड कर रहे हो डेटा, जो डेटा जिसको सेंड हो रहा है वो सेंडर की पब्लिक की से उसको लॉक करो। सेंडर के सॉरी रिसीवर जो है, मेरे लिए वो रिसीवर हो गया ना, मैं उसको डेटा भेज रहा हूं तो वो रिसीवर है, मैं सेंडर हूं। तो मैंने क्या किया, रिसीवर के पब्लिक की से डेटा को एनक्रिप्ट किया, बिकॉज पब्लिक की इज नोन टू एवरीवन। और वो सिर्फ और सिर्फ रिसीवर ही ओपन कर सकता है, बिकॉज रिसीवर का प्राइवेट की केवल और केवल रिसीवर के पास है। समझ रहे हो, तो ये ज्यादा सेफ है, ये ज्यादा सेफ है। इट इज ऑलवेज बेटर, इट इज ऑलवेज, मैं आपको ये भी बता दूं, अगर मैं अपने प्राइवेट की से लॉक कर रहा हूं तो मेरी पब्लिक की तो पब्लिक के पास है ना, तो इट इज देयर इज
स्टिल चांसेस कि उसको मतलब कोई डिक्रिप्ट कर ले। लेकिन अगर मैं जिसको भेज रहा हूं उसके पब्लिक की से अगर मैं लॉक करूं तो रिसीवर के अलावा कोई भी व्यक्ति उसको ओपन नहीं कर पाएगा। वो ठीक है, ये तो हमने इस EIS में बहुत डिटेल में पढ़ा है और आप लोगों ने भी पढ़ा है। तो आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो ये असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रिक कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर, ये सारे वर्ड्स का आपको अगर डिटेल चाहिए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 पढ़ो और उसमें आपको मिल जाएगा। यहां पर भी बोला गया है कि IT एक्ट 2000 में जो उसके डेफिनेशन है वही डेफिनेशन यहां पे लगेगी। फिर सर ये ट्रंकेटेड चेक क्या होता है? ट्रंकेटेड चेक इज नथिंग बट अ फिजिकल चेक व्हिच हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ स्कैन्ड कॉपी। इट्स नथिंग बट अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ फिजिकल चेक। ये होता है ट्रंकेटेड चेक। अभी ट्रंकेटेड चेक क्या करते हैं और क्यों करते हैं देख लो। फिजिकल चेक में अगर आपके बेस ब्रांच में दे रहा हूं, वो जा रहा है, आप जिसने चेक लिखा है उसके ब्रांच में, उस पर्टिकुलर ब्रांच में चेक भेजेगा, फिर उसको वेरीफाई करेगा, फिर वो बोले हाँ पेमेंट कर दो, फिर वहां से पेमेंट इस बैंक के पास आएगा, फिर ये बैंक अपने पेमेंट यहां करेगी। इस सारे चक्कर में 7 दिन चले जाएंगे। उससे अच्छा क्या करो, जो फिजिकल चेक जैसे ही बैंक के पास आया, क्लियरिंग हाउस के पास आया, क्लियरिंग हाउस क्या करेगा, उसको ट्रंकेटेड चेक मतलब उसको स्कैन्ड इमेज में कन्वर्ट कर देगा और तुरंत मेल करेगा। उधर तुरंत मेल मिलते ही 1-2 घंटे के अंदर वो मेल क्लियर करेगा, हाँ ये ट्रंकेटेड इमेज वो देखा, साइन मैच किया, अकाउंट मैच किया, अमाउंट मैच किया, सर ओके पेमेंट कर दो। ये ऑनलाइन उधर से बैंकर ने बैंकर्स चेक किया, ECS से पेमेंट किया हमारे बैंकर को, हमारे बैंकर ने तुरंत हमारे को पेमेंट कर दिया। और इसीलिए आजकल चेक्स 2 दिन के अंदर क्लियर हो जाते हैं। समझ रहे हो? क्योंकि हम ट्रंकेटेड चेक यूज करते हैं। या कभी अभी आजकल तो सब लोग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग करते हो, तो ECS जो आप करते हो, ECS, NEFT, RTGS सब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ये सब इलेक्ट्रॉनिक चेक्स है। ओके, सारी चीजें बहुत होगी सर, आपने बहुत टेक्निकल बातें बता दी। अब आगे बढ़ते हैं। तो सर इसमें जो पार्टीज की बात कर लो, अगर चेक में क्या पार्टीज होती है, तो एक ड्रॉवर होता है। ड्रॉवर मतलब पर्सन हु इज मेकिंग द चेक। एक ड्रॉवी होता है। ड्रॉवी इज ऑलवेज अ स्पेसिफाइड बैंकर विथ हुम द ड्रॉवर हैज हिज ओन अकाउंट। मतलब ड्रॉवी कौन होगा? हमेशा एक स्पेसिफाइड बैंकर रहेगा जिस बैंक में ड्रॉवर का अकाउंट है। और पेई कौन रहेगा सर? पेई मतलब ऐसा बंदा जिसको ड्रॉवर अपने बैंकर के बैंक मतलब अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करना चाहता है, मतलब द रिसीवर ऑफ द चेक इज पेई। और इसमें एक और कंसेप्ट है ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड। इसमें आप एक और नाम डाल के रख सकते हो। इन केस अगर ये ड्रॉवी फेल्स टू मेक द पेमेंट, अनदर ड्रॉवी कैन मेक पेमेंट। ओके, फिर आता है इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। सर चेक की कैरेक्टरिस्टिक जानने के लिए आपको मजा ये आएगा कि चेक इज नथिंग बट अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो व्हाटएवर इज एप्लीकेबल टू बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑलवेज ऑलरेडी एप्लीकेबल टू चेक। इसके अलावा 2 स्पेशल पॉइंट्स है। क्या? इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर एंड इट इज ऑलवेज मेड पेबल ऑन डिमांड। स्पेसिमेन चेक्स और ये सब तो मैंने आपको बताया, देखो यहां पर बता देता हूं। इधर भी हमने जब क्रॉसिंग वॉसिंग सीखा था, ऐसा किस प्रकार का चेक दिखता है आपको, और इस पे हम लोगों ने बहुत सारी चीजें इसके बारे में देखी थी। चलो मैं आगे जा रहा हूं लाइफ में। एक्सेप्टेंस। सर व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्टेंस? सर नथिंग, एन एक्सेप्टर इज अ ड्रॉवी हिमसेल्फ व्हेन ही हैज साइंड हिज असेंट ऑन टू द बिल एंड डिलीवर्ड इट टू द होल्डर। तो एक्सेप्टर कौन है? ड्रॉवी है जो बंदा जिसके ऊपर ऑर्डर किया था, जब वो एक्सेप्ट करता है ऑर्डर तो एक्सेप्टर बन जाता है। सर व्हाट इफ बिल गेट्स डिसऑनर्ड ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस या नॉन पेमेंट? सर दो चीजों से डिसऑनर होता है बिल, नॉन एक्सेप्टेंस, नॉन पेमेंट। अगर नॉन एक्सेप्टेंस से डिसऑनर हो रहा है तो कोई और बंदा आके यहां पे एक्सेप्टेंस कर सकता है टू सेफगार्ड द ड्रॉवर और सम एंडोर्सर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। वो बंदे को थर्ड पार्टी है, उसका कोई बिल में कोई लेना देना नहीं था, लेकिन क्योंकि ड्रॉवी ने एक्सेप्टर ना बन के ये बिल को डिसऑनर कर दिया है, मतलब ड्रॉवी जिसको मैंने ऑर्डर दिया था वो बोलता जा नहीं करूंगा मैं पेमेंट, जो उखाड़ना उखाड़ ले, तो अब ड्रॉवर का नाम तो मार्केट में खराब हो जाएगा ना। तो ये ड्रॉवर का नाम मार्केट में खराब ना हो इसीलिए कोई एक रैंडम थर्ड पार्टी बीच में आता है और बोलता है कि आई एक्सेप्ट दिस बिल फॉर ऑनर ऑफ ड्रॉवर, या हो सकता है ड्रॉवर के लिए नहीं तो एंडोर्सर के लिए ये कोई बंदा आ जाए, तो ये बंदा को बोलेंगे हम एक्सेप्टर फॉर ऑनर, और इस एक्सेप्टेंस को बोलते हैं एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। ओके, या तो एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर भी आपको फेस ऑफ द बिल पे आपको लिखना पड़ेगा, आई मिस्टर सो एंड सो एक्सेप्ट दिस बिल फॉर ऑनर ऑफ मिस्टर सो एंड सो। ये आपको लिखना पड़ेगा एक्सेप्टेड सुप्रा प्रोटेस्ट फॉर एबी, और जो भी एबी, एबीसीडी, मिस्टर आदर्श, जो जिसके लिए आप ये रिस्क उठा रहे हो, जिसके लिए आप ये बन रहे हो, ड्रॉवी बन रहे हो, एक्सेप्टर बन रहे हो, उसका नाम वहां पे लिख दो। ओके, इसेंशियल वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए कुछ चीजों का ख्याल रखो। सबसे पहला, आप जबरदस्ती एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर नहीं कर सकते। मतलब अगर होल्डर चाहता है, अगर होल्डर रेडी है कि एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर करने देना, तो ही आप एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर कर सकते हो, आप उसको जोर जबरदस्ती से एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर नहीं कर सकते। दूसरा, बिल मस्ट हैव बीन नोटेड और प्रोटेस्टेड
फॉर नॉन एक्सेप्टेंस या बेटर सिक्योरिटी। बिल के ऊपर आइदर ड्रॉवी ने एक्सेप्टेंस कैंसिल कर देना चाहिए ना, बिल के ऊपर ड्रॉवी एक्सेप्टेंस नहीं कर रहा है, या तो जो ड्रॉवी है उस पर ज्यादा लोगों को भरोसा नहीं है, तो लोग बोल रहे हैं कि भाई ये दिस पर्सन एक्सेंट या दिस पर्सन सिक्योरिटी इज नॉट इनफ, वी वांट समवन मोर रिनाउंड इन द इंडस्ट्री टू साइन एज एन एक्सेप्टर, तो सो दैट दिस बिल कैन बी नेगोशिएटेड। फिर एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर कर कौन सकता है? ऐसा रैंडम बंदा कर सकता है जो ऑलरेडी इस बिल पे लायबल नहीं है। फॉर एग्जांपल एंडोर्सर या ड्रॉवर, ये इन लोग की लाइबिलिटी ऑलरेडी रहती है बिल पे, बिकॉज ड्रॉवी ने पे नहीं किया तो आप किससे मांगते हो? ड्रॉवर से मांगते हो। और साथ ही साथ आप किसको नोटिस भेजते हो? जो आपका एंडोर्सर था, जो प्रीवियस होल्डर था, उसको भी आप नोटिस भेजते रहते हो। हर प्रीवियस होल्डर अपने प्रीवियस होल्डर को नोटिस भेजता है कि भाई देखो बिल डिसऑनर हुआ है, पेमेंट तो हम आपसे अभी कलेक्ट करूंगा। तो इसीलिए ये सारे लोग लायबल होते हैं। लेकिन जो एक थर्ड पार्टी है जिसका कोई बिल से संबंध नहीं है, वो वहां पर एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर कर सकता है। अच्छा, ड्रॉवी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है कि ड्रॉवी एक बार जब बोल देता है ना कि आई डोंट एक्सेप्ट दिस बिल, तो वो स्ट्रेंजर बन जाता है टू द कॉन्ट्रैक्ट, because he is not liable. He has directly said I don't accept the order, so he is not liable. Neither he is liable today nor he will be liable tomorrow because he has not accepted the bill. अगर रैंडमली मेरे को एक बात होता, आप अपने घर में चुपचाप बैठ के टीवी देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, मैं सडनली आपके नाम पे एक बिल बना लूं, आई ऑर्डर यू टू मेक पेमेंट ऑफ 1 लाख टू मिस्टर एक्स, आप बोलोगे अबे कौन है तू, आई डोंट एक्सेप्ट इट। सिंपल है ना? तो ऐसा भी हो सकता है ड्रॉवर ही बोले कि आई डोंट एक्सेप्ट दिस बिल, सो ही विल नॉट बी लायबल ऑन अ बिल। प्लस later on the same drawee can become an acceptor for honor to safeguard a drawer or maybe endorser or someone else. तो ऐसा भी हो सकता है कि ड्रॉवी बाद में एक्सेप्टर बन रहा है लेकिन एक्सेप्टर फॉर ऑनर बन रहा है। अच्छा, ये एक्सेप्टेंस भी फिर से राइटिंग में होना चाहिए, होल अमाउंट का होना चाहिए, पार्ट अमाउंट का एक्सेप्टेंस आप नहीं कर सकते। और आप ऐसे किसी पार्टी की जो ऑलरेडी लायबल है ऑन द बिल, उसको बचाने के लिए एक्सेप्टेंस कर रहे हो, और जब ये ओवरड्यू होगा तभी आप उसका एक्सेप्टेंस करोगे। और जब भी आप एक्सेप्टेंस करोगे, फॉर ऑनर करोगे, नोटरी पब्लिक को कृपया करके जाके बता दो कि किस आदमी, किस महान व्यक्ति को बचाने के लिए आप एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर कर रहे हो, ताकि वो महान व्यक्ति से पैसा रिकवर किया जा सके। अच्छा, कुछ राइट्स एंड लायबिलिटीज भी देख लेते हैं। एक बार आप एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर करते हो तो सारे सब्सिक्वेंट प्राइस पार्टीज को आप रिस्पॉन्सिबल होते हो, मतलब कोई भी पार्टी आके आपसे पैसा मांग सकता है बिकॉज यू आर एक्सेप्टर फॉर ऑनर। साथ ही साथ आपको अगर किसी प्रकार का लॉस होता है बिकॉज ऑफ दिस एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, तो आपके पास राइट है कि जिस पर्सन का आपने नाम लिख के रखा था कि भाई इसको बचाने के लिए मैंने एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर किया, आप उससे भी पैसे रिकवर करा सकते हो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप हमें कुछ और भी सर पढ़ा दो, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, थैंक्स। तो देखो मैं और भी चीज पढ़ाता हूं तुमको भाई। दो कंसेप्ट इसमें बहुत अमेजिंग होते हैं, एक होता है होल्डर और एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। सर होल्डर मतलब सबसे सिंपल इजी कंसेप्ट। होल्डर मतलब ऐसा इंसान जो एनी पर्सन who is entitled in his own name to the possession of the bill। मतलब अगर वो पेएबल टू ऑर्डर है तो ऑर्डर में पीछे मेरा नाम लिखा है तो मैं होल्डर हो सकता है। एंड प्लस 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 आई हैव अ राइट टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू देयर ऑन फ्रॉम द पार्टीज देयर टू। मतलब केवल मेरा नाम ही नहीं लिखा है, मेरा नाम भी लिखा है, प्लस मुझे राइट है, राइट टू सू द पार्टीज फॉर पेमेंट। मैं चाहूं तो ड्रॉवी या एक्सेप्टर जो भी है उसके घर में उसका कॉलर पकड़ के उसको बोल सकता हूं कि बेटा चुपचाप पेमेंट कर वरना मैं कोर्ट का हेल्प लूंगा। मतलब ऑफ कोर्स आप कॉलर नहीं पकड़ सकते, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। तो एनी पर्सन हु इज एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम फॉर द पोजीशन ऑफ द बिल एज वेल एज टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू देयर ऑन इज कॉल्ड एज व्हाट? होल्डर, नॉर्मल होल्डर। What if where the note or bill or check is lost or destroyed? Holder is the person so entitled at the time of such loss or destruction, जो at the last time जिसके पास से घूमा है वो उसका होल्डर रहेगा। ओके सर, फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है? अब ये मजेदार सीन है। अच्छा, होल्डर के केस में आप देख लो, अगर आप किसी एजेंट को या किसी मतलब एजेंट को या हेल्प को, इसको अगर आप ये देके रखते हो बिल ऑफ एक्सचेंज या कुछ भी, तो वो होल्डर नहीं बनता है सर, समझ लो आप। वो सिर्फ उसकी सिर्फ पोजीशन में होता है। यहां पे आपको क्लियरली डिस्टिंग्विश करना है पोजीशन और मतलब मियर क्या बोलते हैं, कस्टडी और पोजीशन में आपको ये यहां पर डिफरेंशिएट करना है, ठीक है? क्यों सर एजेंट क्यों नहीं? भले उसको राइट टू रिसीव मनी क्यों ना हो, लेकिन उसको ही डज नॉट हैव राइट टू सू फॉर नॉन रिसिप्ट ऑफ मनी, ओनली अ होल्डर हैज अ राइट टू सू द ड्रॉवी। फिर सर होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है? सो एनी पर्सन who for a consideration, बहुत ध्यान से देखो, any person who for a consideration becomes the possessor of the promissory note, bill of exchange or a check or the payer endorsee thereof before the amount mentioned in it becomes payable। इतना ही नहीं,
and without having sufficient cause to believe that any defect existed in the title of the person from whom he derived such टाइटल। तो अगर कोई भी बंदा फॉर अ कंसिडरेशन किसी से बिल ऑफ एक्सचेंज एज एन एक्सचेंज में ले रहा है, मतलब मैंने गुड्स दिए और बिल ऑफ एक्सचेंज ले लिया, अब मुझे थोड़ी ना पता था वो बंदा चोरी करके लाया है, मैंने तो प्रॉपर 1 लाख का गुड्स दिया और उसके बदले 1 लाख का प्रॉमिसरी नोट मेरे नाम पे ले लिया। अब वो प्रॉमिसरी नोट का मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गया, बिकॉज मैंने फॉर अ कंसिडरेशन ये लिया है, मैंने ऐसे कोई चोरी चकारी उठाईगिरी किया नहीं है, मेरे को ये इनहेरिट नहीं हुआ है, मेरे को गिफ्ट नहीं हुआ है, मैंने फॉर अ कंसिडरेशन ले लिया है। सो आई बिकम होल्डर इन ड्यू कोर्स। और होल्डर इन ड्यू कोर्स के भाई साहब इतने बेनिफिट्स है कि जिसकी लिमिट नहीं, वो भी हम पढ़ लेंगे अभी, ठीक है। सर होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में कुछ एक दो चीजों का भी हम ध्यान रखते हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स को सर हमेशा टाइटल वैलिड टाइटल बोनाफाइड टाइटल मिलता है, लेकिन समझो सिचुएशन समझो, अगर एक बिल ऑफ एक्सचेंज चोरी हो गया था और किसी और को मिल गया, मतलब मिस्टर ए के पास से चोरी हुआ था, मिस्टर बी को मिल गया, मिस्टर बी ने फॉर अ कंसिडरेशन वो मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दिया, तो मैं बन गया होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब इस केस में मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स है, मतलब मुझे कोई पेमेंट से मना नहीं कर सकता। अब इधर कुछ चीजों का ख्याल रखना है, ये चोरी होके मिल गया अलग बात है, अगर मिस्टर ए ने बिल बनाया, बिल ऑफ एक्सचेंज, ही वाज अ ड्रॉवर, या और जो मिस्टर बी की एक्सेप्टेंस की साइन थी, मिस्टर बी वाज सपोज्ड टू एक्सेप्ट द, मिस्टर बी वाज अ ड्रॉवर, ही वाज सपोज्ड टू एक्सेप्ट ऑन दैट बिल, मिस्टर बी की साइन किसी रैंडम मिस्टर एक्स ऐसे एक बंदे ने फोर्ज कर दी, फोर्ज करना यानी कॉपी कर दी, बिना बी को बताए उसकी साइन कॉपी मार के वो बिल पे अब और उसको नेगोशिएट कर दिया मुझे। तो अब मुझे क्या शक, अरे मेरे को क्या मालूम कि वो साइन उसने बी ने नहीं करी और फॉर्ज्ड है, तो मैं बोलूंगा आई एम स्टिल अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, मुझे मेरे पेमेंट पूरा मिलना चाहिए। लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त ऐसा नहीं होता सर, डिफेक्ट इन टाइटल एक अलग चीज होती है एंड एंटायरली एब्सेंस ऑफ टाइटल एक होता है। जब मैंने जिंदगी में साइन किया ही नहीं, जब वो मिस्टर बी ने कभी जिंदगी में साइन किया ही नहीं, तो देयर वाज नो टाइटल एज सच, डिफेक्टिव टाइटल नहीं, नो टाइटल व्हाटसोएवर, देयर वाज नो टाइटल एज सच। अगर नो टाइटल था तो मुझे ऑफ कोर्स बीइंग अ वैलिड होल्डर इन ड्यू कोर्स स्टिल मुझे भी कोई पावर नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि सर उसने कभी साइन ही नहीं किया। तो ये यहां पर आपको पढ़ना है, तो यहां पर आप ये जो मैंने स्टार मारा है ये पॉइंट पढ़ लो, यहां पे क्लियर लिखा है कि वेयर अ सिग्नेचर ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज फॉर्ज्ड, इट बिकम्स नलिटी, द होल्डर ऑफ अ फॉर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट एनफोर्स पेमेंट देयरऑन इन द इवेंट ऑफ द होल्डर बीइंग एबल टू ऑब्टेन पेमेंट इन स्पाइट ऑफ द फॉर्जरी, ही कैन नॉट रिटेन द मनी। अगर इन स्पाइट ऑफ फॉर्जरी पैसा वो कहीं से ले भी लिया उससे उसने, तो वो रिटेन नहीं कर सकता, उसको वापस करना पड़ेगा। ओके तो यहां पर देख लो ध्यान से, मैंने यहां पे क्लियरली बोला है अ होल्डर इन ड्यू कोर्स इज प्रोटेक्टेड व्हेन देयर इज अ डिफेक्ट इन टाइटल। सर ये वाला लाइन है ना, आप पढ़ लो ध्यान से, a holder in due course is protected when there is a defect in title but does not derive a title where there is entire absence of title as in the case of forgery। तो अब जब फॉर्जरी के केस में जब साइन किया ही नहीं तो देयर इज absence of title, डिफेक्टिव टाइटल नहीं है, absence of title है, उस केस में होल्डर इन ड्यू कोर्स को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। सर होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए कुछ चीजों को आपको फुलफिल करना पड़ता है, जैसे आप फॉर अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन, मैंने बोला ना मैंने 1 लाख वर्थ का माल बेचा और तब जाके मुझे नोट्स मिले। ऐसा नहीं है कि मैंने खाली पुट्ठों के डब्बे में पत्थर भेजे आगे वाले पार्टी को और उससे 1 लाख का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ले लिया, मैंने वैल्यूएबल कंसिडरेशन देके वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिया था। ना मुझे वो गिफ्ट मिला, ना मुझे वो इनहेरिट हुआ, ना मुझे रास्ते पे पड़ा मिला, मैंने फॉर अ कंसिडरेशन मतलब मैंने कंसिडरेशन पे किया और उसके बदले वो बिल मुझे मिला है, तब जाके मैं बनूंगा होल्डर इन ड्यू कोर्स। साथ ही साथ मैंने वो इंस्ट्रूमेंट बिफोर मैच्योरिटी अपने नाम पे किया। तीसरा, मैंने गुड फेथ में लिया, कंप्लीट और रेगुलर इंस्ट्रूमेंट लिया, और a holder in due course may be either a payee or the possessor or the endorser। सिंपल लॉजिक है, पेई, पोजेसर, इंडोर्सर, ये होल्डर इन ड्यू कोर्स बन सकते हैं, लेकिन फॉर अ वैलिड कंसिडरेशन। सर इतना आप जो पढ़ा रहे होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्या उसके कुछ फायदे हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के? सर बहुत फायदे हैं। सबसे पहले देखते हैं इन केस ऑफ इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। सर ये इनकोएट इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है इनकोएट। फॉर एग्जांपल अ ब्लैंक चेक, सर अ ब्लैंक चेक इज इनकम्प्लीट, ना उसमें पार्टी का नाम लिखा है ना उसमें अमाउंट लिखा है। तो आप जब भी कभी किसी को ब्लैंक चेक हैंडओवर करते हो तो आप प्रीमा फेसी राइट दे रहे हो आगे वाले पार्टी को कि भाई इसमें तो अपना नाम और अपना अमाउंट दोनों भर लेना। तो फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एन एग्जांपल, अभी आप थोड़ा रियलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि भाई मेरे लिए एक तू बहुत बड़ा एक मतलब सीए के ऑफिस में नहीं क्या वो टेबल लगता है, एक पूरा एक क्यूबिकल टेबल एक मेरे लिए बना दे, या चल पूरा एक काम कर मेरे पूरे ऑफिस को पूरा फर्नीचर तू बना दे। तो आपने बोला देखो सर, मैं वो आया, उसने पूरा फर्नीचर गिना, मुझे प्लान बताया, सब बताया, उसने बोला सर देखो कहीं ना कहीं 5 लाख से 7 लाख तक का, या चलो 5 से 6 लाख तक का ये काम रहेगा, 6 लाख लग जाएंगे ये पूरा फर्नीचर बनाने।
मैंने बोला एग्जैक्ट बता ना, तो मैं देखो मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दे देता हूँ अभी। बोले सर एग्जैक्ट कैसे बताओ, अभी तो काम चालू करूंगा, फिर छोटा मोटा ऊपर नीचे ना, एग्जैक्ट अमाउंट कोई कैसे नहीं बताएगा ना, मार्केट में प्रोडक्ट ऊपर नीचे होते, कभी मिलते कभी नहीं मिलते, कभी कोई महंगा चीज ले लिया कभी सस्ता मिल गया। तो एक काम कर, मैं बोला चल एक काम कर, उड़ के धक्कर मार के, तू क्या बोल रहा है 7 लाख के अंदर ही रहेगा ना, 7 लाख के तो ऊपर नहीं आएगा। वो आगे वाला बोलता है हाँ बिल्कुल 7 के ऊपर नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया बिल ऑफ एक्सचेंज, और महाराष्ट्र में मैंने बनाया, ठीक है। अब आप लोग एक को एक और बात बता दूं, कंसेप्ट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। सर हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मुझे एक स्टैम्प ड्यूटी नाम की चीज भरनी पड़ती है, स्टैम्प लगाने पड़ते हैं। सर इस स्टैम्प कितने लगाने पड़ते हैं, हर एक स्टेट वाइज इसका रेट अलग है, मैंने अपने क्लास में हर मेरे अपने बच्चों को अच्छे से बताया। तो महाराष्ट्र का रेट है सपोज 10% और यहाँ है 10%, तो महाराष्ट्र में 10%, इसका मतलब अगर आप 7 लाख का बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहे हो तो 70,000 का स्टैंप आपको वैल्यू उसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने उस 70,000 का स्टैंप वैल्यू उस पर लगा दिया, तो इसका मतलब मैक्स अमाउंट उस पर कितना भरा जा सकता है, 7 लाख, ठीक है। तो अब सीन क्या हुआ, वो बंदे ने जब काम किया तो टोटल 6,75,000 का ही काम हुआ, ठीक है। लेकिन अब उसने एक्चुअली उस बिल पे जो मैंने ब्लैंक दिया था उस पे 6,75,000 भर के उसको एनकैश कर लेना चाहिए था, लेकिन उस बंदे ने दिमाग लगाया, उसने देखा कि स्टैम्प वैल्यू तो 7 लाख वैल्यू तक का डाला है, मतलब 70,000 है, तो मैं यहाँ पे 7 लाख तक का वैल्यू डाल सकता। तो उसने क्या किया, 7 लाख का वैल्यू इस पे डाला, और ये बिल अब मुझसे मांगने आता तो ऑफकोर्स मैं उसको 7 लाख का तो पेमेंट नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा भाई तूने 6,75,000 का काम किया, मैं तेरे को 7 लाख का क्यों पेमेंट दूं, जस्ट बिकॉज मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया इसलिए, वो तो तेरे कन्वीनियंस के लिए मैंने बनाया, थोड़ी ना 25,000 एक्स्ट्रा दूंगा। लेकिन उसने क्या दिमाग लगाया, ये 7 लाख उस पे लिखे बिल पे कंप्लीट किया उसको, और इसको फॉर अ कंसिडरेशन होल्डर इन ड्यू कोर्स को नेगोशिएट कर दिया। What he has done is he has negotiated a bill to a holder in due course. अब देखो सर इनक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक बहुत अमेजिंग चीज जान लो, a holder of a negotiable instrument, भले वो इनक्वायर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इज एलिजिबल टू रिकवर हिज अमाउंट ड्यू। मतलब अगर ये मिस्टर ए होता, हमारा जो कारपेंटर है वो मिस्टर ए है, तो अगर मिस्टर ए जो है वो मुझसे पैसे मांगने आता तो मैक्स वो मुझसे कितना मांग सकता था, द एंटायर अमाउंट ड्यू, दैट इज 6,75,000। बट इन केस ऑफ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ एन इनक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट, होल्डर इन ड्यू कोर्स इज eligible to recover the maximum amount that can be placed on a negotiable instrument considering the stamp value. तो जब ये मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ये फॉर अ वैलिड कंसिडरेशन दे दिया, मिस्टर बी अगर मेरे पास आएगा तो मुझे उसको पूरा का पूरा 7 लाख रुपए देना पड़ेगा। मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि यार मतलब नहीं क्या ये 6,75,000 का ही मेरा इंटेंशन था, मैं बोलूंगा नहीं, वो बोलेगा नहीं आपने स्टैंप ड्यूटी 70,000 डाली है, मतलब 7 लाख तक का वैल्यू भर सकते हैं, इसलिए कृपया करके मुझे 7 लाख रुपए दे दो, मुझे देना पड़ेगा। लेकिन अगर मिस्टर ए मेरे पास मांगने आएगा तो वो मेरे से मैक्स कितना मांग सकता है, 6,75,000, और मुझे 6,75,000 ही देने हैं उसको। फिर एक और बात सुन लो सर, एक और केस तो हो सकता है ना, आप तो ब्लैंक चेक दे रहे हो, ठीक है, सपोज मिस्टर ए ने 7 लाख भी नहीं, मिस्टर ए ने उस पर 10 लाख भर दिए, और 10 लाख के 10 लाख जो है ये फॉर अ कंसिडरेशन होल्डर इन ड्यू कोर्स को दे दिए। किसको, होल्डर इन ड्यू कोर्स, वो है मिस्टर बी। अब क्या मिस्टर बी ये आपसे 10 लाख रुपए वसूल करके ले जाएंगे, मैं बोलूंगा नहीं। A holder in due course is also liable only up to the value of stamp duty. मैंने कितने की स्टैंप ड्यूटी लगाई थी उस पे, मैंने खुद ने 70,000 की। अब भले होल्डर इन जो है ए मिस्टर ए, वो अगर एडिशनल स्टैंप ड्यूटी लगाते तो दैट इज अनदर थिंग, वो अपना उसका देखेगा, लेकिन मैंने स्टैंप ड्यूटी लगाई थी 70,000 की, तो मैं पे करूंगा मैक्स 7 लाख, जो हमारे महाराष्ट्र का रूल है 10%। उसके ऊपर का जो 3 लाख है वो मिस्टर बी जाने और मिस्टर ए जाने, उसमें मेरा कोई लुकआउट नहीं है। अब आप बोलोगे सर इस केस में जब आपके 25,000 एक्स्ट्रा जा रहे हैं, तो इस केस में भी जो 25,000 एक्स्ट्रा जा रहे हैं, तो मैं आई विल रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम मिस्टर ए, ऐसा कोई छोड़ नहीं दूंगा, आई विल रिकवर दैट अमाउंट। लेकिन मिस्टर बी तो मेरे से पूरे 7 लाख लेके जाएगा, बाद में मैं और मिस्टर ए झगड़ेंगे 25,000 के लिए, लेकिन वो 7 लाख के ऊपर ना 1 रुपया भी नहीं लेके जा सकता, भले उसका उस पे 10 करोड़ भी क्यों ना लिखे हो, मैं 7 लाख ही दूंगा, उसके ऊपर के अमाउंट के लिए वो दोनों देखते बैठे। इज दैट क्लियर? तो पहला होल्डर इन ड्यू कोर्स का आपको बेनिफिट समझ गया कि वो यहाँ पे स्टैम्प्ड वैल्यू तक का अमाउंट लेके जा सकता है। फिर आता है सर इन केस ऑफ फिक्टिशियस बिल। फिक्टिशियस बिल बोले तो अ बिल ड्रॉन पेएबल टू ड्रॉवर्स ऑर्डर इन फिक्टिशियस नेम। मैंने पेई का नाम ही फिक्टिशियस डाला, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स, अब देखो क्या हुआ, मैंने बनाया, ए ने बनाया बिल ऑफ एक्सचेंज। ध्यान से सुनो ये लोग, देखो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, बहुत फास्ट करना है हमको, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया बी के ऊपर, और उसको बोला कि भाई इसको पेमेंट कर देना अमर अकबर एंथनी को। किसको?
अमर अकबर एंथनी को। अब भाई मिस्टर अमर अकबर एंथनी नाम का कोई बंदा है ही नहीं, तो ए ने ड्रॉवर ने अपने ही सिग्नेचर से ये मिस्टर सी को नेगोशिएट कर दिया। अब मिस्टर सी ने इसको आगे नेगोशिएट किया मिस्टर डी को, डी ने किया ई को, ई आया बी के पास पेमेंट मांगने, बिकॉज बी वॉज अ ड्रॉवी और एक्सेप्टर। ई जब आया बी के पास पेमेंट मांगने, तो मिस्टर बी पता है क्या बोलते हैं उसको, बेटा ये बिल के ऊपर देख नाम क्या लिखा है, अमर अकबर एंथनी, ऐसा नाम का कोई बंदा है ही नहीं, इसलिए मैंने बिल साइन कर लिया, मुझे क्या पता था कि ये बिल नेगोशिएट होगा। तो बी ऐसा बोल के अपनी लायबिलिटी हटा नहीं सकता। ई पता है क्या बोलेगा, ई बोलेगा मैंने तो फॉर अ कंसिडरेशन डी से लिया, डी ने फॉर अ कंसिडरेशन सी से लिया, और सी ने फॉर अ कंसिडरेशन लिया है ए से। हालांकि देना कौन चाहिए, किसको राइट है देने का, ट्रिपल ए अमर अकबर एंथनी को, लेकिन क्योंकि अमर अकबर एंथनी फिक्टिशियस नेम है, ड्रॉवर ने अपने साइन करके उसको नेगोशिएट किया है, और एक बार एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएट हुआ तो ये वैलिड नेगोशिएशन है, आपको ये पैसे पे करने ही पड़ेंगे। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स का यहां पे मिस्टर ई को क्या फायदा हुआ कि ये फिक्टिशियस नेम होने के बावजूद उसको उसका पैसा मिल गया। फिर सर कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट या एस्क्रो, कोई भी प्रकार की कंडीशनल हो वो आप उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। होल्डर इन ड्यू कोर्स इज लायबल टू मेक गेट द पेमेंट। सर इंस्ट्रूमेंट अगर अनलॉफुल मीन्स या अनलॉफुल कंसिडरेशन से अगर बना है तो भी है ना, आपने नॉर्मली बनाया था लेकिन बाय फ्रॉड उस पे किसी ने अमाउंट चेंज किया है, बाय फ्रॉड किसी ने लिया है, तो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स को वैलिड, मैंने आपको बताया ना, अप टू स्टैम्प वैल्यू वो लेने का अधिकार है। इन केस ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज डिनाइड, मतलब ओरिजिनल वैलिडिटी मतलब मैंने बोल दिया कि भाई मैंने ये ड्रॉवी जो है एक्सेप्टर बोला था, मैंने मजाक में एक्सेप्ट किया था, मुझे नहीं लगा था कि कभी ये जेन्युइनली एंडोर्स नेगोशिएट होगा, लेकिन भाई अब नेगोशिएट हो रहा है ना, मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हूं ना, मतलब मैंने फॉर अ कंसिडरेशन ये लिया है, तो मेरे को नहीं आप मतलब चिपका सकते, मेरे को ये लॉस नहीं बियर करना है। ओके, फिर आप बोलोगे सर पेई की कैपेसिटी, पेई माइनर था, अब क्या भाई माइनर था तो क्या हुआ, स्टिल ही कैन एंडोर्स बिल ऑफ एक्सचेंज, हमने वो नीचे पढ़ा भी है, आज वापस रिवाइज भी कर लेंगे। तो पेई भाई नॉन इनकम्पेटिबल था टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, दैट डजंट मेक होल्डर इन ड्यू कोर्स लूजेस मनी, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स को एनीवेज उसका पैसा मिलेगा। तो ये जो 6 पॉइंट्स आपने पढ़े, इसमें आपको समझ में आ गया कि होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑलवेज गेट्स हिज मनी, वो इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट हो, फिक्टिशियस बिल हो, कंडीशनल बिल हो, कंसिडरेशन के लिए या बिना कंसिडरेशन के बनाया हो, वैलिड हो या इनवैलिड हो, पेई का कैपेसिटी हो या ना हो, होल्डर इन ड्यू कोर्स विल ऑलवेज गेट हिज ड्यू पेमेंट। फिर सर जब भी whenever you make a payment to holder in due course, that such payment is known as payment in due course। चलो फिर क्लासिफिकेशन देखा था हमने, एक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को क्लासिफाई करके देखते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन था बियरर और ऑर्डर। सर बियरर इंस्ट्रूमेंट मतलब जब मैंने ऐसा कर दिया पे टू और मिस्टर ए और बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो मैंने ये बना लिया बियरर इंस्ट्रूमेंट। या जब लास्ट एंडोर्समेंट किया है वो ब्लैंक में किया है, मतलब पे टू मिस्टर ए और ऑर्डर लिखा है, मिस्टर ए ने पीछे सिर्फ साइन कर दिया और किसके नाम पे साइन किया ये नहीं लिखा, तो ये हो गया ब्लैंक एंडोर्समेंट। और ब्लैंक एंडोर्समेंट होते ही इसको क्या बोलेंगे भाई, ये बियरर इंस्ट्रूमेंट है। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय बियरर इंस्ट्रूमेंट, जिसके हाथ में ये इंस्ट्रूमेंट है आज के डेट में, वो वहां उस इंस्ट्रूमेंट को एनकैश करके अपना पैसा ले सकता है। दूसरा टाइप का होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। सर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में क्लियरली लिखा रहता है ए इज ऑर्डरिंग टू मेक पेमेंट टू बी, ए ऑर्डर बी टू मेक पेमेंट टू सी और हिज ऑर्डर। सी जो सी और हिज ऑर्डर है ना, ये पे फिक्स्ड है, डिफाइंड है। अब ये सी के अलावा किसको पेमेंट किया जा सकता है, जिसको सी बोलेगा उसी को। समझो सी ने पीछे लिख दिया पे टू डी और इज ऑर्डर, तो फिर डी को पेमेंट करेंगे, या डी ने लिख दिया कि ई और इज ऑर्डर, तो ई को करेंगे। तो इट इज ऑलवेज मेड पेएबल टू ऑर्डर, इसलिए उसको बोलते हैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। तो कौन सा ज्यादा रिस्की है, ऑफ कोर्स बियरर ज्यादा रिस्की है। कौन सा ज्यादा सेफ है, ऑर्डर वाला ज्यादा सेफ है। फिर आता है सर इनलैंड और फॉरेन। अब यहां बहुत अच्छे से ध्यान दे दो, हमने इसके लिए ये भी बनाया था। देखो भाई सबसे पहले मैं बात करता हूं इनलैंड प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज का। अगर आप मतलब जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है आपने दो जगह डिफाइन किए थे, एक था इनलैंड और एक था फॉरेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इनलैंड के केस में मैंने आपको दो करके दिए थे, एक प्रॉमिसरी नोट और एक बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रॉमिसरी नोट के नीचे मैंने लिखा था कि मेकर और पेई दोनों इंडिया में होने चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर मैंने लिखा था ड्रॉवर और ड्रॉवी दोनों इंडिया में होने चाहिए, पेई भले आउट ऑफ इंडिया क्यों ना हो। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये या जो यहाँ प्रॉमिसरी नोट है ये इनलैंड रहेगा। अब आप बोलोगे सर लेकिन चेक का क्यों नहीं बताया, बिकॉज चेक इज नथिंग बट अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो यहां पर अ प्रॉमिसरी नोट जिसका मेकर और पे इंडियन है, इंडिया में है, या बिल ऑफ एक्सचेंज जिसका मेकर और ड्रॉवर और ड्रॉवी दोनों इंडिया में है, पे का पता नहीं, बाहर भी रहे अंदर भी कहीं पता नहीं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी रहे, तो ये हो जाते हैं इनलैंड।
और बचे हुए सारे हो जाते हैं फॉरेन। सर ये इनलैंड फॉरेन में हमको इसको बाइफरकेट करने की जरूरत क्या है? सर जिधर का इंस्ट्रूमेंट रहेगा ना उधर के लॉ लगेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इनलैंड है तो इंडिया के लॉ लगेंगे, फॉरेन है तो जिस फॉरेन कंट्री का है वहां के लॉ लगेंगे। इसके ऊपर हमने एग्जांपल भी देख लिया था। और इसके बाद चलते हैं इनक्वेट एंड ये इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट हमने पूरी तरह डिस्कस कर लिया है। मैंने आपको स्टैम्प के साथ बता दिया है, मैंने आप पूरा डिटेल इसमें ले ली। मैंने आपको ये भी बताया होल्डर कैन रिकवर ड्यूज, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन रिकवर फुल वैल्यू ऑफ बिल सब्जेक्ट टू स्टैम्प ड्यूटी। और आगे अभी बढ़ते हैं, इसका मैंने विद एग्जांपल आपको बता दिया। अब आते हैं एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। सर एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल ऐसा बिल जो मैंने खुद पे निकाला। मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, आई ऑर्डर माई सेल्फ टू मेक पेमेंट टू बी। यार मैं ही ड्रॉवर हूं, मैं ही ड्रॉ भी हूं, सिर्फ पे ही कोई और है, ठीक है। या दूसरा केस, आई ऑर्डर मिस्टर ए टू मेक पेमेंट टू मी ओनली। तो इस केस में ड्रॉवर और पे ही एक इंसान है। तो ऐसे केस में ना सर कुछ एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं जहां पे आप क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं बता सकते कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब अगर ये प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो रहेगा, बट प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज आप खुद नहीं बता पा रहे, ठीक है। या ऐसा हो गया कि आई एम मिस्टर ए इज ऑर्डरिंग अमर अकबर एंथनी टू मेक पेमेंट टू मिस्टर बी। अब मिस्टर बी को पे ही कोई मालूम है, अमर अकबर एंथनी नाम का कोई इंसान है ही नहीं, तो मतलब मैं बेसिकली आई एम ऑर्डरिंग माई सेल्फ। तो ऐसा भी केस हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई केस है जहां पे आपको बहुत एम्बिग्विटी आ गई है, आपको समझ नहीं रहा है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रॉमिसरी नोट है, तो इस केस में आप क्या करें? सर इस केस में जो होल्डर या होल्डर इन ड्यू कोर्स है, ही विल गेट एन ऑप्शन टू डिसाइड वेदर ही वांट्स टू ट्रीट इट एज अ प्रॉमिसरी नोट और ही वांट्स टू ट्रीट इट एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर होल्डर या होल्डर इन ड्यू कोर्स सोचता है कि यार ये जो है ना, ये फालतूगिरी है कि आई ऑर्डर माई सेल्फ टू मेक पेमेंट, ये कुछ नहीं और नहीं है, ये अंडरटेकिंग टू मेक पेमेंट है, इसको मैं ना प्रॉमिसरी नोट ही कंसिडर करता हूं, इसको बिल ऑफ एक्सचेंज कंसिडर नहीं करता हूं। तो ओके, अगर उसने कंसिडर नहीं ये बराबर है, इसने तीन पार्टी के काम दो लोगों ने मिलकर कर लिए, तो कोई बात नहीं है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और इसमें ये बिल ऑफ एक्सचेंज ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। वॉट एवर यू डिसाइड, सोच समझ के डिसाइड करो, बिकॉज यू नो व्हाट, you cannot change it afterwards. Holder or holder in due course gets to decide whether he want to treat it as a promissory note or a bill of exchange, and plus he cannot change his exercised option again. सर ऐसा भी कभी कभी होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में 10,000 रुपए ऐसे लिखे रहते हैं, फिगर में ऐसे लिखा रहता है 10,000 रुपए, और नीचे वर्ड में लिखा रहता है 9,000 ओनली, ऐसा 9,000 ओनली। तो अब कौन सा देखे, इधर 10,000 लिखा है, इधर 9,000 लिखा है, कौन सा फाइनल माने? सर वॉट एवर इज रिटन इन वर्ड्स इज ऑलवेज टू बी ट्रीटेड एज फाइनल। तो ये कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि फिगर में वर्ड डिफरेंट है और फिगर में अमाउंट डिफरेंट है और वर्ड्स में अमाउंट डिफरेंट है। वॉट एवर इज रिटन इन वर्ड्स विल बी गिवन मोर वेटेज, मतलब वर्ड्स में जो लिखा है वो सही है। फिर आते हैं सर डिमांड और टाइम इंस्ट्रूमेंट। सर डिमांड इंस्ट्रूमेंट ना आप देख के पहचान जा सकते हो, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लिखा रहता है पेबल ऑन डिमांड या पेबल एट साइट, या लिखा रहता है पेबल एट प्रेजेंटमेंट। तो ये सारे ऑन डिमांड रहते हैं, मतलब द मोमेंट आगे वाला डिमांड करता है आपको इसका पेमेंट करना होता है। द मोमेंट उस पर एट साइट लिखा और आगे वाले ने आपके आंखों के सामने ला लिया तो आपके साइट पे पड़ गया, आपके साइट पे पड़ गया मतलब पेमेंट करो। या एट प्रेजेंटमेंट, द मोमेंट इट इज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल हैव टू मेक पेमेंट। इसको बोलते हैं डिमांड इंस्ट्रूमेंट। तो जब वो चाहे बेचारा, अब उसकी जब जरूरत रहेगी वो आके डिमांड करके लेकर जाएगा। दूसरा होता है टाइम इंस्ट्रूमेंट। यहां पे ऐसे वर्ड्स लिखे रहते हैं, क्या? आफ्टर साइट, या आफ्टर 3 months, या आफ्टर 10 days, या आफ्टर माई डेथ, है ना, समझ रहे हो आप? या आफ्टर हिज डेथ, या आफ्टर हुज डेथ, आफ्टर वंस ही। तो ये जो सिचुएशंस है ना, ये सर्टन सिचुएशंस है। तो ऐसे अब आप बोलोगे आफ्टर डेथ तो ये तो कंडीशन हो गया, लेकिन भाई ये ऐसी कंडीशन है जो फुलफिल होगी, बट कब होगी ये नहीं पता। मतलब अब आप आए हो तो जाना तो फिक्स है, ठीक है। हाँ, अगर मैं बोलूं कि आफ्टर माई मैरिज तो ये कंडीशनल है, बिकॉज आई मे और मे नॉट गेट मैरिड, बट आफ्टर माई डेथ इज नॉट अ कंडीशनल, बिकॉज I am about to die, मतलब everyone will die, but when he will die is not certain. तो just date certain नहीं है, but event certain है। लेकिन marriage event itself is uncertain, because I might think not to get married, या I might not even get married, ऐसा हो सकता है। नहीं, I am married, मैं ऐसे बता रहा हूँ, I am married। ओके, थक गया यार मैं बोल के।
मैं बोल रहा हूँ डिमांड और टाइम इंस्ट्रूमेंट दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। डिमांड इंस्ट्रूमेंट में ऐसा ऑन डिमांड, एट साइट, एट प्रेजेंट में ऐसा लिखा होता है, और जो टाइम इंस्ट्रूमेंट होता है ना वो ऐसे फिक्स रहता है कि आफ्टर सम सो मेनी डेट, आफ्टर सो मेनी मंथ, आफ्टर सो मेनी पीरियड, वॉट एवर, और या ऑन स्पेसिफाइड डेट, ऐसा डेट लिखा रहेगा 15 अगस्त, सॉरी 15 नहीं पॉसिबल है, 16 अगस्त ऐसा लिखा रहेगा, फिर ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट। ये होता है डिमांड और टाइम इंस्ट्रूमेंट। अब देख लेते हैं हम थोड़ा एट साइट, ऑन प्रेजेंटमेंट और आफ्टर साइट, और इसका कैलकुलेशन क्या है। मैच्योरिटी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग। ये इतना जो गंदा आपको ये नोट्स दिख रहा है ना, ये इसलिए हो जाता है, ये हम तो मिटा मिटा के इतनी बार लिखते हैं क्लास में क्योंकि हम इतना डीप जाते हैं एक एक वर्ड में। तो सर देखो सीन ऐसा है कि एट साइट, ऑन प्रेजेंटमेंट, आफ्टर साइट, ये तीन कंसेप्ट सबको देखने हैं। एट साइट या ऑन प्रेजेंटमेंट ये तो डिमांड हो गया, ये आपको समझ में आ गया। तो अगर जब भी मैं बोलूं कि दिस इज पेएबल एट साइट या ऑन डिमांड या ऑन प्रेजेंटमेंट, एट प्रेजेंटमेंट, तो आप समझ गए कि जब मेरे सामने आएगा या मेरे सामने प्रेजेंट होगा तब मुझे पेमेंट करना है। इसका कोई लफड़ा नहीं होता। प्रॉब्लम आती है आफ्टर साइट की। किसकी? आफ्टर साइट, आफ्टर डेट, ऑन स्पेसिफाइड डेट, आफ्टर डेथ। ये जो सारे आफ्टर वाले सीन है ना, यहां कंफ्यूजन होता है, और यहां पे हमको हमारे 5 थंब रूल यूज करने होते हैं। Sir, what are the 5 thumb rules of calculating maturity period of a negotiable instrument? I repeat my question. What are the 5 thumb rules of calculating the date of maturity of a negotiable instrument? Thumb rule number 1, corresponding date ढूंढो। अगर मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज पे लिखा है कि 2 months आफ्टर डेट या 2 months आफ्टर साइट, तो जिस दिन वो डेट जो लिखी है, जिस दिन वो साइट हुआ, उस पर्टिकुलर डेट का करस्पॉन्डिंग डेट ढूंढो जो भी मंथ आ रहा है उस पे। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 5 months आफ्टर डेट, और डेट है 1 जनवरी 2020। मैंने बोला 5 month आफ्टर डेट, डेट है 1 जनवरी 2020। कैलकुलेट करो एज पर रूल नंबर 1 करस्पॉन्डिंग डेट क्या रहेगी। तो भाई जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। सर 1 जून जो है ये करस्पॉन्डिंग डेट है। 1 जनवरी का 1 जून करस्पॉन्डिंग डेट है। गिना ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बराबर। हाँ, अब ये करस्पॉन्डिंग डेट तो आ गई। करस्पॉन्डिंग डेट हर बार आएगी ये भी फिक्स नहीं है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। 1 month फ्रॉम 29th ऑफ जनवरी 2019। सर अब अगर आप 29th ऑफ जनवरी 2019 देखेंगे और उसके बाद 1 month लगाएंगे तो 29th फेब 2019 आएगा, लेकिन फेब 2019 में 29th डे ही नहीं होता, 28वें दिन पे महीना खत्म हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करें? तो ऐसे सिचुएशन में घबराने का नहीं, थंब रूल नंबर 2 यूज करने का। थंब रूल नंबर 2 बोलता है व्हेन देयर इज नो करस्पॉन्डिंग डेट इन दैट पर्टिकुलर मंथ, यूज द लास्ट डेट ऑफ द मंथ। तो फरवरी 2019 का लास्ट डेट क्या रहेगा? 28, तो आप 28 पकड़ लो। ओके, तो सर क्या ये मैच्योरिटी डेट आ जाती है करस्पॉन्डिंग डेट ढूंढने का? करस्पॉन्डिंग नहीं रहा तो जो मंथ का लास्ट डेट है वो ढूंढने का, आ गई, हो गया खत्म। नहीं बेटा, अभी तो 2 थंब रूल हुए। अब आएगा थंब रूल नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट थंब रूल ऑफ दिस चैप्टर। क्या? एड 3 ग्रेस डेज। क्या है? एड 3 ग्रेस डेज। तो सर आपने अभी जो कैलकुलेट करके मुझे 28 फरवरी बताई, तो वो मैच्योरिटी नहीं रहती? मतलब नहीं, 3rd of March इज द डेट ऑफ मैच्योरिटी। 3 दिन, 3 days आर एडेड एज अ मैच्योरिटी ग्रेस डेज। ये है थंब रूल नंबर 3। फिर सर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है 10 days आफ्टर डेट या 10 days आफ्टर साइट आई विल मेक अ पेमेंट। सर ये 10 days, अगर डेज में कैलकुलेट करना है तो मंथ का करस्पॉन्डिंग डेट कैसे ढूंढे ना? हो सकता है ना कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद पेमेंट करना है, तो फिर करस्पॉन्डिंग डेट तो नहीं ढूंढ सकते। कोई बात नहीं बेटा, डर मत, थंब रूल नंबर 4 यूज कर। whenever you have to calculate specific number of days after date, जिस डेट पे वो बना है, जो डेट पे साइट हुआ है, जो डेट पे सर्टन इवेंट हुआ है, वो पर्टिकुलर डेट छोड़ के आगे डेट गिनना चालू कर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलोगे 10 days फ्रॉम 1st of January 2020, 10 days फ्रॉम 1st of January 2020, तो 1st of January 2020 को छोड़ दो, पूरी तरह छोड़ दो, आंखें बंद कर लो। 2nd of January 2020 से 10 दिन गिनना चालू करो। तो 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th एंड 11th Jan 2020 को जाके 10 दिन खत्म होंगे। इतना ही नहीं, थंब रूल 3 मत भूलो। थंब रूल 4 यूज करो मतलब 3 भूल जाओगे क्या? थंब रूल 3 बोलता है हर जगह मैच्योरिटी डेट में 3 दिन ग्रेस के ऐड करो।
तो जो भी आप 11 तारीख आया है तो 11 + 3 क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स 14 जनवरी 2020 विल बी द डेट ऑफ मैच्योरिटी। थंब रूल 4 समझ गए, नंबर ऑफ डेज में गिनना है, तो आपको जिस डेट पे इवेंट हुआ है या जो पर्टिकुलर डेट पे साइट हुआ है, जो डेट लिखी है वो इग्नोर करके उसके आगे से मैच्योरिटी कैलकुलेट करना चालू करने का। फिर सर व्हाट इफ ऐसा हो जाए कि मैच्योरिटी डेट ग्रेस डेज ऐड करके नेशनल हॉलिडे पे आ रहा है, फॉर एग्जांपल 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, संडे, इवन संडेज आर नेशनल हॉलिडेज। अब आप कितने संडेज याद रखोगे सर, हम हर साल के तो संडे, अब एग्जाम में तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, डरो मत, एग्जाम में वो लोग बता देंगे दैट ये तारीख नेशनल हॉलिडे या ये तारीख नेशनल हॉलिडे नहीं बताया तो ये तारीख संडेज है, ये तो कंफर्म आपको बता देंगे। यू आर नॉट सपोज टू लर्न ऑल द संडेज ऑफ द ईयर, प्लीज मत करना बैठ के, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए आपके पास, ऐसा टाइम पास नहीं करने का। तो संडेज जो भी रहेंगे वो आपको बता देंगे, आपको एग्जाम में बस आंसर ये ऐसा, ये एग्जाम में आ सकता है क्या, यस वेरी मच आ सकता है, बहुत ज्यादा इसकी चांसेस है आने की। तो ध्यान से मैच्योरिटी के 5 थंब रूल अच्छे से निकाल लो। लेट अस डू वन थिंग ना, आज साले को अपन 2 4 5 एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, चलो डरते का नहीं। ये थंब रूल पढ़ा, ग्रेस डेज, ये 4 5 थंब रूल पढ़ लिए। ये कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी में आपने ये वाला थंब रूल भी पढ़ लिया कि आफ्टर डेट, आफ्टर साइट या आफ्टर सर्टेन इवेंट है तो वो डेट कैसे निकालने का, वो करस्पॉन्डिंग डेट निकालने का ऑफ द डेट, साइट या इवेंट। ओ ठीक है, ये यहाँ पे देख लो, ये सब लिखवाया है मैंने। लेट अस टेक सम एग्जांपल। देखो पहला क्या लिखा है, 1 month फ्रॉम 29th ऑफ जनवरी 2019। सर 1 month, ओके, तो 29 जनवरी के बाद आएगा 29 फेब, लेकिन 29 फेब तो होता नहीं, 2019 में 29 फेब नहीं है, 28 फेब, तो 28 फेब। सर 28 फेब में थंब रूल 3 बोलता है 3 दिन ग्रेस के ऐड करना, ठीक है, 28 फेब में 3 दिन ऐड करो, 3 मार्च आ गया। अच्छा, सेकंड एग्जांपल, 29 जनवरी 2020, ओ सर 2020 इज अ लीप ईयर, इफ इट इज अ लीप ईयर देयर आर 29 डेज इन 2020 इन फेब, तो फिर 29 फेब 2020 करस्पॉन्डिंग डेट है, इस बार है, क्यों, क्योंकि 2020 इज अ लीप ईयर। तो 29 जनवरी के बाद 1 month कहां खत्म होता है, 29 फेब। 29 फेब पे आपको 3 दिन ग्रेस के ऐड करने हैं, तो अगेन द ड्यू डेट विल बी 3 मार्च 2020। इसके बाद एग्जांपल लो, 10 डेज फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019। सर 1 अक्टूबर छोड़ के 2 अक्टूबर से आप 10 डेज गिनोगे तो 11 अक्टूबर तक जाओगे, प्लस आपको 3 दिन ऐड करने ग्रेस के, तो 14 अक्टूबर 2020 हो जाएगा। सर 12 जुलाई 2019 से 1 महीना गिनना है, अब ये ध्यान से करना, 12 जुलाई 2019 से 1 month। सर जुलाई का 1 month होता है अगस्त, तो 12 अगस्त आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग डेट देखना है, 12 अगस्त आ जाएगा सर, प्लस आप ऐड करेंगे थंब रूल 3 के हिसाब से 3 ग्रेस डेज। सर 12 के बाद 3 ऐड करें तो 13 14 और 15, सर 15 अगस्त, ओ लेकिन 15 अगस्त तो नेशनल हॉलिडे, तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रीसीडिंग डे, थंब रूल नंबर 5, तो नेक्स्ट प्रीसीडिंग वर्किंग डे, यानी अब उसके बाद अगर व्हाट इफ सर 16 अगस्त, अभी आप बोल रहे हो नेक्स्ट पब्लिक हॉलिडे, ऐसा 15 अगस्त से पब्लिक हॉलिडे, तो नेक्स्ट वर्किंग डे 16 अगस्त। सर व्हाट इफ 16 अगस्त इज संडे, हो सकता है 16 अगस्त संडे हो सकता है, तो अगर वहां पर एग्जाम में क्लियरली लिखा है कि सर 16 अगस्त इज संडे, तो आप यहां पर 17 अगस्त कर लेंगे, सिंपल। एक और निकाल लो, लास्ट एग्जांपल, 19 सितंबर 2019 के बाद 10 दिन गिनने हैं, तो ओके 19 सितंबर छोड़ दो, 28 सितंबर से 10 दिन गिनूंगा तो 29 सितंबर आ जाएगा। 29 सितंबर में मेरे को थंब रूल नंबर 3 3 दिन ग्रेस के ऐड करने पड़ेंगे, तो वो 29 30 31 फर्स्ट और सेकंड, तो सर 2 अक्टूबर 2019 इज द आंसर, लेकिन क्योंकि 2 अक्टूबर 2019 इज अ पब्लिक हॉलिडे, आप कर देंगे इसको 3 अक्टूबर 2019। और अगर आपको 19 और अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है कि सर 3 अक्टूबर 2019 इज अ संडे, तो आप इसको लेकर जाएंगे 4 अक्टूबर 2019। सिंपल, इतना सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए। ओके, एक्सक्लूडेड इंटरेस्ट, मैच्योरिटी हॉलिडे, ये सारा हमने पढ़ लिया। अब आएंगे नेगोशिएशन पे, ठीक है। नेगोशिएशन मतलब क्या, नेगोशिएट करना यानी ट्रांसफर करना, मतलब बात करके ट्रांसफर करना। नेगोशिएशन करने के राइट आपको 2 एक्ट देते हैं, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, और असाइनमेंट अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी असाइनमेंट को प्रमोट करता है, आपकी प्रॉपर्टी आप किसी और को असाइन कर सकते हो, यू हैव अ राइट टू ट्रांसफर योर प्रॉपर्टी। तो 2 तरह से यहां पर नेगोशिएशन हो सकते हैं, पहला मेयर डिलीवरी, दूसरा इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। तो ऑल द बियरर डॉक्यूमेंट्स, बियरर इंस्ट्रूमेंट्स, बियरर प्रॉमिसरी नोट, बियरर बिल ऑफ एक्सचेंज, बियरर चेक आर नेगोशिएबल बाय मेयर डिलीवरी। मतलब मेरे पास ब्लैंक चेक है, मैंने हैंड ओवर कर दिया, मतलब डिलीवर हो गया। लेकिन मेरे पास
अकाउंट पे ही चेक है और मेरे नाम पे क्रॉस चेक है और मेरे नाम पे है, तो उस पे लिखा है कि और ऑर्डर, तो मेरे को उसको पीछे पलटा के किसी और का नाम लिखना पड़ेगा और जिसका नाम मैं लिख रहा हूं उसको जाके उसको हैंड ओवर भी करना पड़ेगा। तो दो टाइप से नेगोशिएशन होता है, एक मेयर डिलीवरी और एक इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। सर डिलीवरी यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके इसमें कुछ एग्जांपल्स भी लिखे। डिलीवरी बोल तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी चलता है, एक्चुअल डिलीवरी कंस्ट्रक्टिव आप एजेंट के हाथ में पकड़ा सकते हो, बैंकर के हाथ में पकड़ा सकते हो, वो भी डिलीवरी है। फिर नेगोशिएशन में सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिलीवरी। मैंने आपको एक केस बताया था कि लीगल आपके जो रिप्रेजेंट मतलब आपने सपोज इंडोर्समेंट किया किसी के नाम पे और डिलीवर करने के पहले आप टपक गए मतलब भगवान को प्यारे हो गए, तो आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी इसको डिलीवर नहीं कर सकते, जिसने इंडोर्स किया है वही डिलीवर करेगा। तो इसलिए इंडोर्समेंट, बिकॉज मैं बता रहा हूं ना आपको, एन एंडोर्समेंट is revocable till the time it is delivered. So an undelivered endorsement is incomplete and revocable. ये आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे लिखा है a contract on a negotiable instrument until delivery remains incomplete and revocable. तो delivery is very important. डिलीवरी आप एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव कैसे भी कर सकते हो। जो नेगोशिएशन अब डिलीवरी कैसे इफेक्टिव होगी बिटवीन द पार्टीज, ये ध्यान से देखो। नेगोशिएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट बिटवीन द पार्टीज एज बिटवीन पार्टीज स्टैंडिंग इन इमीडिएट रिलेशन। सर इमीडिएट रिलेशन मतलब ड्रॉवर और ड्रॉवी, ये इमीडिएट रिलेशन है। ड्रॉवर और पेई इमीडिएट रिलेशन है, पेई और एंडोर्सी इमीडिएट रिलेशन है। अब वो एंडोर्सी उसका और ड्रॉवर ये इमीडिएट रिलेशन नहीं है। तो इमीडिएट रिलेशन में क्या करना पड़ेगा आपको, डिलीवरी इफेक्चुअल होगी मस्ट बी मेड बाय अ पार्टी मेकिंग द एंडोर्समेंट बाय अ पर्सन ऑथोराइज्ड बाय हिम इन दैट बिहाफ। तो आप आइदर खुद पार्टी से करो या अपने ऑथराइज्ड पर्सन से। लेकिन एज बिटवीन सच पार्टीज एंड एनी होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अदर देन द होल्डर इन ड्यू कोर्स, यानी होल्डर अदर देन होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब अगर आपको कोई किसी को गिफ्ट डोनेशन ऐसा टाइप का देना है तो इट मे बी शोन दैट द इंस्ट्रूमेंट वाज डिलीवर्ड कंडीशनली और फॉर अ स्पेशल पर्पस ओनली एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग एब्सोल्युटली टू द प्रॉपर्टी देयरिन। तो आप ऐसा भी करके दे सकते हो। फिर है एंडोर्समेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एंडोर्समेंट के बहुत सारे तरीके हमने यहाँ पे पढ़े। एंडोर्समेंट करना है तो आपको करना क्या है, एंडोर्समेंट करते वक्त आप इंस्ट्रूमेंट को बेसिकली अगर बियरर है तो एज इट इज पकड़ा दो, अगर बियरर नहीं है इंडोर्समेंट करना है तो आपको इंडोर्समेंट के लिए पीछे पलटा के उस पर लिखना पड़ेगा कि भाई आई ऑर्डर यू टू पे दिस टू मिस्टर सो एंड सो और इज ऑर्डर। अब अगर व्हाट इफ सर पीछे पूरे के पूरे वो लाइंस भर गए, तो आप कुछ नहीं, एक ब्लैंक पेपर लो या एक नॉर्मल रूल्ड पेपर लो और उसको अटैच करो, एक अटैच कर दो पेपर, जैसा कि आप आपके एग्जाम में करते हो। एग्जाम में आप सप्लीमेंट लेके अटैच करते हो ना, पेपर भर गया, ऐसा तो नहीं बोलते कि मेरे 32 पेज भर गए मैं नहीं लिख रहा, नहीं, आप क्या करते हो, आप अटैच करते हो एक और। तो आप वैसे एक अलोंगे, इसको क्या बोलते हैं अलोंगे, इसको अलोंगे अटैच करो और उसके ऊपर लिखो और ऐसे आप ट्रांसफर करते रहो। कब तक, टिल द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ओके अब सर बहुत टाइप के एंडोर्समेंट होते हैं, एक है एंडोर्समेंट इन ब्लैंक और एंडोर्समेंट इन फुल। एंडोर्समेंट इन ब्लैंक मतलब जब लास्ट एंडोर्समेंट जो है उसका वो ब्लैंक में हो रहा है, मतलब ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने सिर्फ अपना साइन कर दिया बैक पे, सिर्फ ऐसा साइन कर दिया, देखो यहाँ पे लिखा मोतीलाल पोद्दार, उसने अपना बस साइन कर दिया छोड़ दिया, या सी ने अपने सिर्फ सी ऐसा लिखा और साइन करके छोड़ दिया, किसको दे रहा है बताया नहीं, इसको बोलते हैं ब्लैंक इंडोर्समेंट। और ब्लैंक इंडोर्समेंट मतलब ये बियरर इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप फुल इंडोर्समेंट करो, फुल इंडोर्समेंट मतलब आप ऐसा लिख रहे हो पे टू बी बाटली वाला एंड ऑर्डर और ऑर्डर, और बाद में आप अपना खुद का साइन कर रहे हो, तो इसमें इसको फुल बोलते हैं। ये बियरर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। फिर ये एक हो गया ब्लैंक और फुल। इसके अलावा सर पार्शियल इंडोर्समेंट भी होता है। पार्शियल इंडोर्समेंट मतलब बिल अमाउंट 1 लाख का है, आप इंडोर्स कर रहे हो पे टू ए और इज ऑर्डर 50,000 ओनली। भाई ये क्या मतलब, ये कैसे होगा, 1 लाख का बिल है और सिर्फ 50,000 पार्शियल इंडोर्समेंट कर रहे हो, इट इज व्हाट इट इज इनवैलिड एज पर लॉ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलता है पार्शियल इंडोर्समेंट इज इनवैलिड, देयर इज एन एक्सेप्शन टू द रूल, देयर इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ। एक्सेप्शन ये है कि भाई अगर पार्ट पेमेंट तुम्हें ऑलरेडी मिल गया है और बैलेंस हाफ या बैलेंस बचाओ अनपेड को अगर आप पूरा एंटायरली नेगोशिएट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था कि मैं आपको हर महीने 1 लाख रुपए दूंगा फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, और उसमें 3 मंथ हो चुके हैं और 3 लाख का पेमेंट हो गया है, तो अब रिमेनिंग 3 मंथ्स आप, ये पार्शियल होगा ना, बिल वैल्यू तो 6 लाख है,
1 लाख पर मंथ, लेकिन अब आप नेगोशिएट कितना कर रहे हो, सिर्फ 3 लाख कर रहे हो, तो आप बोलोगे सर ये तो पार्शियल एंडोर्समेंट है, ये तो अलाउड नहीं है। लेकिन देयर इज एन एक्सेप्शन टू द रूल, वो बोलता है कि जो बैलेंस रिमेनिंग अनपेड है, अगर आप उतना एंटायर बैलेंस नेगोशिएट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। यहां पर आप एक्सेप्शन में पढ़ लो, ठीक है। हो, फिर है रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, ये बड़ा अमेजिंग है। रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट में आप फर्दर ट्रांसफरेबिलिटी रोक देते हो। फॉर एग्जांपल पे टू जी ओनली, पे टू जी फॉर माई यूज, पे टू जी ऑन अकाउंट ऑफ एच, पे टू जी फॉर ऑन माई अकाउंट, ऐसे आप ऐसे कितना भी आप ऐसा कर सकते हो, पे टू जी ओनली, पे टू एच ओनली। ये सारे जो रहते हैं ना, ये सारे रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट है जो फर्दर नेगोशिएबिलिटी स्टॉप करते हैं। तो ऐसे रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट भी पॉसिबल है। फिर एक कंडीशनल एंडोर्समेंट। अब कंडीशंस तो सर बहुत सारी है। कंडीशनल एंडोर्समेंट में मतलब सैन रिकोर्स हमने एक पढ़ा था। सैन रिकोर्स मतलब कि भाई साहब ये आप ले लो और वापस दोबारा पलट के मेरे तरफ देखना मत, मतलब मैं अपनी खुद की लायबिलिटी एक्सटिंग्विश करता हूं। नाउ आई एम नॉट लायबल ऑन दिस बिल एनी मोर, इफ यू डोंट गेट द पेमेंट ऑफ दिस बिल डोंट कम रनिंग टुवर्ड्स मी, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज मैंने सांस रिकोर्स नेगोशिएशन किया है। मतलब भाई मेरे पास ये बिल आया, ठीक है, मैं आपको ये देना चाहता हूं, आप चाहो तो मेरे को गुड्स दो, मैं आपको बिल दूंगा, लेकिन मैं जब आपको दूंगा तो आई विल साइन इट सांस रिकोर्स, मतलब इस बिल का अगर आपको भुगतान नहीं हुआ तो प्लीज मेरे पास ये बिल को लेके आने का नहीं। बाय एक्सक्लूडिंग हिज लाइबिलिटी, दैट इज अ होल्डर एंड एंडोर्सर एंडोर्सेस द सेम, कि पे टू ए और इज ऑर्डर विदाउट रिकोर्स टू मी, ठीक है, इसको बोलते हैं सैन रिकोर्स। फिर है सर एक और, यहां पर लाइबिलिटी इज डिपेंडेंट अपॉन अ कंटिंजेंसी। से फॉर एग्जांपल कि भाई इफ आई डाई या इफ समवन डाइज या इफ ड्रॉवी डाइज देन ओनली आई विल बी हेल्ड लायबल, अदरवाइज आई विल नॉट बी हेल्ड लायबल। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो कंडीशन इम्पॉसिबल हो जाए, इम्पॉसिबल हो जाए, तो अब इम्पॉसिबल होगी तो फिर उसकी लायबिलिटी जीरो हो गई। कंडीशन के बाद फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू सांस रिकोर्स। सांस रिकोर्स में आप अपनी लायबिलिटी जीरो करते हो, फैकल्टेटिव में आप अपनी राइट्स को इग्नोर करते हो, लायबिलिटी को बढ़ाते हो, उस केस को बोलते हैं सांस रिकोर्स। फिर है असर अपनी राइट्स छोड़ देना है, देयर हैज टू बी अ राइट, यू हैव अ राइट टू नोटिस इफ इन केस ड्रॉवी डिसऑनर्स। तो जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसको एक उसका काम होता है, ड्यूटी होता है कि वो सब ड्रॉवर को नोटिस भेजे, साथ ही साथ वो अपने प्रीवियस जो पार्टीज है उनको भी नोटिस भेजे। तो आपने अगर एंडोर्समेंट करते हो फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट किया और बोला है कि राइट टू नोटिस गिवन अप, यू डोंट वेव ऑफ, तो अब आपको नोटिस नहीं जाएगा, डायरेक्ट पेमेंट आएगा। तो आप ये नहीं बोल सकते अरे मुझे नोटिस ही नहीं मिला डिसऑनर का, आपने फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट करके अपना राइट पहले ही गवा चुके थे, आप वेव ऑफ कर चुके थे, इसको बोलते हैं फैकल्टेटिव। फिर आता है सनफ्राइज इंस्ट्रूमेंट। सनफ्राइज एंडोर्समेंट ऐसे है कि भाई इस पर्टिकुलर बिल के ऊपर फॉर फ्यूचर में मेरे नाम पे कोई एक्सपेंस नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल कोई नोटिस भेजना है, बिल के कोर्ट में केस भी लड़ना क्यों ना, मेरे नाम पे आप एक्सपेंस मत करो, मैं मेरे एक्सपेंस करूंगा, आप आपके एक्सपेंस करो, ठीक है। फिर सर एक और सेक्शन हमने पढ़ा था, कन्वर्जन ऑफ एंडोर्समेंट इनटू ब्लैंक इनटू एंडोर्समेंट इन फुल। ऐसा भी होता है कि एंडोर्समेंट इन ब्लैंक हुआ है और उसको आप एंडोर्समेंट इन फुल में कन्वर्ट कर रहे हो। कैसे करोगे, जो लास्ट एंडोर्समेंट इन ब्लैंक हुआ था वो बंदे ने सिर्फ अपना साइन किया होगा, नाम तो किसी का लिखा नहीं होगा, तभी तो एंडोर्समेंट ब्लैंक हुआ है। वहां पर उसके ब्लैंक साइन के बाजू में किसी पार्टी का नाम लिख दो जिसको आप देना चाहते हो, जिसको आप एंडोर्स करना चाहते हो, उस पार्टी का नाम लिख दो, तो आपने बेसिकली एंडोर्समेंट इन ब्लैंक को कन्वर्ट कर दिया एंडोर्समेंट इन फुल में, इट इज अलाउड। इसके लिए क्या है कि इंडोर्सर का सिग्नेचर लगेगा, ठीक है। हु में इंडोर्स, एनी पर्सन सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, अगर रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट है तो नहीं पॉसिबल है। फिर इफेक्ट ऑफ एंडोर्समेंट क्या होगा, इफेक्ट तो ये होगा कि फिर सारी की सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी अब नए एंडोर्सी में, ओके। इसके बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स थे यहाँ पे, ये भी आप एक बार देख लेना, ओके। What about instrument obtained by unlawful means or for unlawful consideration? तो फिर अगर आपने अनलॉफुल मीन्स या अनलॉफुल कंसिडरेशन से ये अपने नाम पे हासिल किया है तो आप इसका डिमांड नहीं कर सकते। हाँ, आपको इसका पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप फॉर अ कंसिडरेशन इसे किसी और को दे देते हो और किसी और को देते हो तो वो बंदा बन जाता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। नाउ ही इज एबल टू रिकवर, ही विल बी एबल टू रिकवर द अमाउंट, ओके।
फिर अकोमोडेशन नोट में हमने बताया था कि जस्ट आपने गिरवी रखा है, वो नोट को गिरवी रखा है और उसके बदले पेमेंट लिया है। तो ऐसा कोई बिल या नोट या प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज बना है जो विच इज ड्रॉन नॉट ड्रॉन फॉर अ कंसिडरेशन, और वो आपने किसी के पास गिरवी रखा और उसके बदले पैसे ले गए, तो इसको ये अलाउड है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फिर है इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल टिल पेमेंट एंड सर्टिफिकेट। कितनी बार भी आप बिफोर सेटिस्फेक्शन कितनी बार भी आप उसको नेगोशिएट कर सकते हो। कैंसलेशन ऑफ एंडोर्समेंट ओनली विद परमिशन होना चाहिए। विदाउट परमिशन अगर आप कैंसलेशन करते हो तो जिस बंदे के पहले तक का कैंसिल कर रहे हो वो बंदा भी डिस्चार्ज हो जाता है। मतलब जिसकी भी आप रेमेडी रिमूव कर रहे हो, जिसकी भी रेमेडी, मतलब फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को दिया, बी ने सी को, सी ने डी को, ये चल रहा है ई और एफ और जी, और आप जी हो, आपने बिना एफ को पूछे ये डी और ई वाले ट्रांजैक्शन अगर आपने कट कर दिए तो बाय डिफॉल्ट एफ वाला भी कट हो जाएगा, बिकॉज आपने उसकी इमीडिएट रेमेडी जो थी वही कैंसिल कर दी। अब एफ बेचारा ई से पैसा ही नहीं मांग पा रहा है, बिकॉज ई और डी का ट्रांजैक्शन कैंसिल कर दिया जी ने बिना एफ को पूछे, तो इसीलिए एफ की रेमेडी गई तो एफ भी गया। जितने से मेरी रेमेडी जाएगी उतने से एफ भी लायबिलिटी कम होगी, तो एफ भी चला जाएगा। नेगोशिएशन बैक के बारे में मैंने आपको यहां पे बताया था, ए बी सी डी ई एफ। अब देखो क्या हुआ, ई और एफ के बाद वापस डी के पास गया, इसको बोलते हैं नेगोशिएशन बैक। मतलब डी ने ई को दिया, ई ने एफ को दिया, एफ ने डी वापस डी को दे दिया। अब अगर डी ने ये नॉर्मल नेगोशिएशन किया था तो बीच के सारे पार्टीज नॉट लायबल हो जाते हैं, यानी ई और एफ गायब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि डी के बाद ई के बाद एफ और एफ के बाद वापस डी आ रहा है, तो डी के बाद डी आ गया ना वापस इनडायरेक्टली, तो इसलिए एक काम करो, ई और एफ को काट दो, तो डी का लायबिलिटी रहेगा बस। लेकिन अगर इसने सांस रिकोर्स एंडोर्समेंट किया है, किसने? डी ने सांस रिकोर्स एंडोर्समेंट किया है, उस केस में बीच के भी पार्टीज जो है ई और एफ वो भी लायबल रहेंगे। ओके, फिर कैपेसिटीज देखिए, कैपेसिटी क्या? एवरीवन हु इज एलिजिबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज eligible to make, draw, endorse, negotiate all the kind of negotiable instruments. Even a minor can also draw, endorse, deliver, negotiate the instrument, but he will not be binding himself. He will make everyone else liable, not him. Corporations are not empowered to make, endorse or accept any instrument, except in case where under the law for timing in force they are so empowered, otherwise they are not empowered. फिर authority to sign, every person capable of incurring a liability has authority to sign either himself or through an agent. लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में देखो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हमेशा पर्सनली लायबल होते हैं जब, और उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन उनको अगर एक्सेप्शन एक ही है इसमें कि उनको खुद से लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट टू इन प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय अस। अगर वो एक लाइन ये लिख दे तो उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी अप टू द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय देम, अदरवाइज उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई बंदा है मिस्टर ए, वो अपने डेथ के पहले किसी को एंडोर्स कर रहा था लेकिन डिलीवर करने के पहले वो मर गया, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको डिलीवर नहीं कर सकते, उनको वेट करना पड़ेगा, उनके नाम पे प्रॉपर्टी आने देना पड़ेगा और फिर वो उसको नेगोशिएट कर पाएंगे। ओके, अलग अलग पार्टीज की लायबिलिटी देख लो। एजेंट की लायबिलिटी कितनी है भाई? एजेंट अगर खुद के नाम पे साइन करता है, मतलब एजेंट ने साइन किया और कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि आई एम साइनिंग एज एन एजेंट, तो फिर वो पर्सनली लायबल। क्यों भाई? अगर तू एजेंट बन के साइन कर रहा है तो वहां पे लिखना कि आई एम साइनिंग एज एन एजेंट फॉर मिस्टर सो एंड सो। आप खुद के नाम पे साइन करोगे तो खुद ही लायबल पाए जाओगे ना। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का भी सेम है, उनको लिखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट टू असेट इनहेरिटेड बाय मी, तो उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, अदरवाइज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, वो पर्सनली लायबल हो जाते हैं। फिर ड्रॉवर की लायबिलिटी, सर ड्रॉवर की लायबिलिटी सेकेंडरी है, मतलब पहले आप एक्सेप्टर से पैसा मांगोगे, इफ द बिल गेट डिसऑनर्ड बाय द ड्रॉवी और एक्सेप्टर, तब जाके आप किससे आप नोटिस दोगे, किसको? ड्रॉवर को, और आप रिकवर करोगे पैसे ड्रॉवर से, बिकॉज अल्टीमेटली उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था। ओके, तो प्रोमिसरी नोट के केस में ड्रॉवर का रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी है तो उससे आप लोगे, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉवर का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंडरी हो जाता है। कब? क्यों सेकेंडरी होता है? क्योंकि पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रॉवी या एक्सेप्टर ऑफ बिल का होता है। तो अभी देख लो ड्रॉवी और चेक। ड्रॉवी ऑफ चेक कौन होता है? सर ड्रॉवी ऑफ चेक इज ऑलवेज अ स्पेसिफाइड बैंकर। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, वैलिड पैसा है, तो आपका बिल डिसऑनर नहीं करना चाहिए बैंक ने, अगर किया तो वो चार्जेस बियर करेगी, और अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो फिर वो आपकी गलती है।
फिर लाइबिलिटी ऑफ मेकर ऑफ नोट और एक्सेप्टर ऑफ बिल। सर मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट और एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इनकी प्राइमरी लाइबिलिटी होती है, सबसे पहले इनसे पेमेंट मांगते हैं अपन। अगर इन लोगों ने पेमेंट नहीं किया तब आप जाते हो ड्रॉवर के पास। लाइबिलिटी ऑफ एंडोर्सर, एंडोर्सर की वैसी लाइबिलिटी सर जैसे उसकी पहले के। एंडोर्सर की लाइबिलिटी कब रहेगी, जब ड्रॉवी ने भी पे नहीं किया, ड्रॉवर ने भी पे नहीं किया, तब जाके आप एंडोर्सर या जो प्रायर पार्टीज है उनसे आप पैसा मांग सकते हो। प्रायर पार्टीज का आपने देखा था प्रिंसिपल और श्योरिटीज वाले रिलेशन इनके बन जाते हैं, एकदम सिंपल लॉजिक है, उसमें कुछ ये नहीं है। फिर डिस्चार्ज ऑफ एंडोर्सर लाइबिलिटी, कब एंडोर्सर डिस्चार्ज हो जाता है, जब आप विदाउट उसके कंसेंट से आपने अगर उसकी रेमेडी जो थी, उसके पास एंडोर्सर की रेमेडी जो थी अगेंस्ट प्रायर पार्टी, वो अगर आपने इंपेयर कर दी या डिस्ट्रॉय कर दी, जैसे कि मैंने ऊपर के एग्जांपल में बताया, जी ने बिना एफ को पीछे डी और ई का ट्रांजैक्शन कट कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट एफ का भी ट्रांजैक्शन कट हो जाएगा। ओके, फिर एक्सेप्टर बाउंड ऑल्दो एंडोर्समेंट फोर्स्ड, जिसमें इतना खास नहीं था। फिक्टिशियस नेम में भी है लायबल। उसके बाद पार्शियल अब्सेंस, तो जितना अब्सेंस है तो उतने से लाइबिलिटी कम कम होती रहेगी। पार्शियल फेलियर टू कंसिडर, तो जितने से फेल होगा उतने से लाइबिलिटी कम होगी। इतना इतना ये नहीं है। देयर इज अ राइट टू डुप्लीकेट लॉस्ट बिल, इसमें भी कोई खास लॉजिक नहीं है। अगर आपसे बिल घूम गया तो आप ड्रॉवर को बोल के दोबारा नया बना सकते हो। अगर ड्रॉवर बनाने से मना कर रहा है तो आप उसको सिक्योरिटी दे दो। ड्रॉवर बोल सकता है ना कि भाई मैं डुप्लीकेट बना के दूं, और अगर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों लोग आके पैसा ले गए तो मेरा तो लॉस हो जाएगा। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स बोल रहा है एक काम करना, मेरे से तू सिक्योरिटी ले ले, अगर दोबारा 2 बार पेमेंट हुआ तो एक मेरे जो सिक्योरिटी है बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेना। उसके बाद भी अगर वो बना के देने को मना कर रहा है डुप्लीकेट बिल, तो उसको आप लीगली उसको फोर्स कर सकते हो। फिर प्रेजेंटमेंट, प्रेजेंटमेंट कब करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है कि प्रेजेंटमेंट मींस शोइंग द इंस्ट्रूमेंट टू द ड्रॉवी या एक्सेप्टर और मेकर फॉर एक्सेप्टेंस, साइट और पेमेंट। तो प्रेजेंटमेंट हर जगह ऐसा करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है। अगर बोला है करने का तो करने का, नहीं तो नहीं करने का। और बोला है करने का तो कंफर्म करने का। यह है एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे प्रेजेंटमेंट। प्रेजेंटमेंट के केस में क्या बोला है यहाँ पे, प्रेजेंटमेंट के केस में बोला है कि देखो इंस्ट्रूमेंट आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा तभी, मतलब क्योंकि कुछ इंस्ट्रूमेंट डिमांड पे होते हैं, पेमेंट पेएबल एट डिमांड, या कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है कि भाई पेएबल आफ्टर साइट, तो प्रेजेंटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो अब प्रेजेंटमेंट मींस शोइंग द इंस्ट्रूमेंट, किसको, तो भाई हो सकता है ड्रॉवी को या एक्सेप्टर को, या अगर प्रोमिसरी नोट है तो मेकर को आप शो करेंगे। किस किस कारणों से कर सकते हो, तो 3 काइंड के प्रेजेंटमेंट है। प्रेजेंटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर एक्सेप्टेंस, प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट फॉर साइट, और प्रेजेंटमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट। तो फॉर एक्सेप्टेंस है, साइट है और पेमेंट है। पहला देखेंगे प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया कि हर जगह ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं, जिधर जरूरी उधर ही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला है कि ओनली बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ सर्टन टाइप्स that need acceptance. A bill payable on demand या at site या on presentment at certain fixed period, they need not be presented. जब on demand है तो आपको और फिर क्या, जिस दिन आएगा उधर ही पेमेंट करना, अलग से लाके दिखाना बाद में वापस से भेजना, ऐसा तो टाइम पास करना नहीं है आपको। लेकिन अगर स्पेसिफिकली ऑन डिमांड वाले भी अगर स्पेसिफिकली एक्सेप्टेंस के लिए मंगाए हैं तो एक बार आपको एक्सेप्टेंस के लिए जाना पड़ेगा और अगली बार जाना पड़ेगा डिमांड करने के लिए। ठीक है, फिर एक्सेप्टेंस के बारे में क्या बोला है, जब भी आप एक्सेप्टेंस के लिए जाओगे ड्रॉवी के पास, सपोज बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर आप एक्सेप्टेंस के लिए जा रहे हो, तो उसको 48 आवर्स का टाइम देना पड़ेगा फॉर एक्सेप्टेंस। अगर आपने 48 आवर्स से ज्यादा का टाइम दे दिया बिना प्रायर पार्टीज की परमिशन लिए, तो सारे जो प्रायर पार्टीज है जो इससे खुश नहीं है वो सारे डिस्चार्ज हो जाएंगे, उनकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। और सर प्रेजेंट कहां करेंगे, तो आपको विद इन टाइम करना है और वही प्लेस पे करना है जो स्पेसिफाइड है बिल ऑफ एक्सचेंज में। अगर कुछ भी प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है तो विद इन रीजनेबल टाइम, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, ऑन बिजनेस डे, ऑन इन द ऑफिस। फिर है प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट फॉर साइट, तो इसके लिए प्रोमिसरी नोट पेएबल आफ्टर साइट है या पेएबल फॉर साइट है, तो ऐसे आपको वहां पे जाकर उसके रीजनेबल टाइम, बिजनेस आवर्स के बिजनेस डे में, बिजनेस आवर्स में रीजनेबल टाइम के अंदर जाके आपको शो करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। फिर अगर प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट वाली बात, भाई बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द मेकर और एक्सेप्टर और ड्रॉवी by or on behalf of the holder
in default of presentment other parties debt are also not liable to such holder. तो आपको presentment करना है. ओके एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है सिर्फ वेयर अ प्रॉमिसरी नोट इज पेबल ऑन डिमांड या नॉट पेबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस. फिर टाइम ऑफ प्रेजेंटमेंट के बारे में बोला है, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, एक्चुअल बिजनेस आवर्स के टाइम पे आप कर सकते हो. प्लेस ऑफ प्रेजेंटमेंट के लिए क्या बोला है? कहां पे करना है? जो भी उसका स्पेसिफाइड प्लेस है इन द बिल वहां पर करना है. अगर कुछ प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है तो जो उसका यूजुअल वर्किंग मतलब बोलते ना ऑफिस स्पेस है वहां पर करना है. अगर ऑफिस भी नहीं पता है तो रेसिडेंशियल पे करना है. अगर ऑफिस भी नहीं पता, रेसिडेंशियल भी नहीं पता, कुछ बताया भी नहीं है तो फिर क्या करना है? जहां मिल जाए वहां करना है. ठीक है, जहां मिल जाए वहां करना. वेर एवर ही कैन बी फाउंड, यहाँ पे लिखा है वेर एवर ही कैन बी फाउंड. फिर है प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज द ड्रॉवर. सर चेक ना हमेशा ऑन डिमांड पेबल होता है, इसलिए आपको उसको बैंक में पे करना रहेगा विद इन रीजनेबल टाइम. वो रीजनेबल चेक का तो टाइम एक्चुअली क्या रहता है? 3 मंथ्स. तो विद इन 3 मंथ्स आपको वो ड्रॉवी को मतलब जो भी ड्रॉवी बैंक है वहां पे आपको प्रेजेंट करना होगा. फिर एक्सक्यूज फॉर डिले इन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट. डिले इन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट इज एक्सक्यूज्ड if the delay is caused by circumstances beyond your control. अगर जो होल्डर या होल्डर इन ड्यू कोर्स के कंट्रोल के बाहर के कोई रीजन है, फॉर एग्जांपल अभी जैसे लॉकडाउन हो गया ड्यू टू कोरोना, तो ये तो उसके बियॉन्ड है ना. अभी 3 मंथ्स अगर कोई चेक होगा जो 3 मंथ्स अभी यहाँ पे हो रहे होंगे जिसके पेमेंट, तो वो ऑफकोर्स बाय डिफॉल्ट उसके कंट्रोल के बाहर है, तो बाय डिफॉल्ट वो एक्सटेंशन मिलना चाहिए उसको. सर कब प्रेजेंटमेंट नेसेसरी नहीं रहता है? तो when if the maker drawee or acceptor intentionally prevents the presentment, वो खुद बोलते हैं कि भाई प्रेजेंटमेंट करने की जरूरत नहीं है, या जो प्लेस ऑफ बिजनेस वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे लाके प्रेजेंटमेंट करना वो क्लोज है, वो भी ऑन बिजनेस डे वो क्लोज है, वो भी यूजुअल बिजनेस आवर्स में, या द इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग पेबल एट सम अदर स्पेसिफाइड प्लेस नाइदर ही नॉर एनी पर्सन ऑथोराइज resides on that particular place during business hours. Yeah, if the instrument not being payable at any specified place cannot be placed after due search. मतलब मैंने आपने बहुत ड्यू सर्च किया फिर भी कोई जगह आपको मिली नहीं, या आपने फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट किया, आपने बोल के रखा क्लियरली कि मुझे प्रेजेंटमेंट की जरूरत नहीं है, या आपने ऑन मैच्योरिटी एज अगेंस्ट एनी पार्टी इफ आफ्टर मैच्योरिटी with knowledge that the instrument has not been so presented still आपने पार्ट पेमेंट कर दिया, या आपने बोला कि कोई बात नहीं मैं पे कर दूं, आपने प्रॉमिस कर दिया कि चल मैं पे करूंगा भले तूने प्रेजेंटमेंट नहीं किया, या आपने वो राइट ही वेव ऑफ कर दिया कि कोई बात नहीं प्रेजेंट नहीं किया तो कोई बात नहीं, प्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तेरे को पेमेंट कर दूंगा, तो ये केस में प्रेजेंटमेंट की जरूरत नहीं रहेगी. फिर एज अगेंस्ट द ड्रॉवर इफ द ड्रॉवर कुड नॉट सफर एनी डैमेज फॉर द वांट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट. फिर लाइबिलिटी ऑफ बैंकर फॉर नेग्लिजेंटली डीलिंग विद बिल प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. अगर बैंकर ने नेग्लिजेंटली डील किया तो उस केस में क्या होगा? तो जो बैंकर जो नेग्लिजेंटली काम कर रहा है, ठीक है, वो लायबल होगा फॉर ऑल द लॉसेस दैट आर कॉस्ट टू द होल्डर ऑफ द बिल. तो ही मस्ट कंपेंसेट द नेग्लिजेंट बैंकर विल कंपेंसेट द होल्डर. फिर है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो वहां पे बोल के रखा है उतना पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा बियॉन्ड डेट, और अगर कुछ बोला नहीं है तो 18% पर एनम से देना पड़ता है. फिर डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी व्हेन पार्टीज हु आर लायबल ऑन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सीजेस टू बी लायबल. व्हेन आर विल दे बी सीज टू लायबल? तो बहुत सारे लायबिलिटी सीज करने के तरीके हैं. एक है कैंसलेशन, एक है रिलीज और एक है पेमेंट. कैंसलेशन मतलब मैंने आपको बहुत 10 बार बताया, कैंसलेशन मतलब आपने बिना परमिशन के पहले के प्रायर रेमेडी कैंसिल कर दी तो वो बंदा भी डिस्चार्ज हो जाता है. बाय रिलीज मतलब इंस्ट्रूमेंट व्हेन द होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट releases any party to the instrument by any method other than cancellation. ठीक है, तो वो अदर मेथड से भी आप रिलीज कर सकते हो. बाय पेमेंट, पेमेंट हो गया तो सारे पार्टी रिलीज हो जाते हैं. बाय द होल्डर अलाउइंग द ड्रॉवी टू ऑफ अ बिल मोर देन 48 आवर्स विदाउट परमिशन. By holder agreeing to a qualified or a limited acceptance of bill of exchange without permission. By a drawer not duly presenting a check for payment. By a bill coming to an acceptor signed after maturity, या discharge by material alteration. अब material alteration इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. material alteration मतलब बहुत मेजर कुछ तो आप चेंज करने जा रहे हो, तो ऐसे material alteration अगर आप करोगे तो फिर सारे पार्टीज जो ये अल्टरेशन से खुश नहीं है वो डिस्चार्ज हो जाएंगे. ओके, अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि
क्या क्या मटेरियल अल्टरेशन रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने डेट चेंज की, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज किया, सम पेबल चेंज किया, टाइम ऑफ पेमेंट चेंज किया, एडिशन किया कुछ पार्टीज का, डिलीशन किया कुछ पार्टी का, फाड़ा वाड़ा कुछ किया, फिक्स किया कुछ, एडिशनल स्टैंप फिक्स किए, ये सारे मटेरियल अल्टरेशन है। बाकी जो पार्टीज इससे सहमत नहीं है वो सारे डिस्चार्ज जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट आर मतलब द फॉलोइंग अल्टरेशंस विच डू नॉट अफेक्ट द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टीज, यानी व्हाट आर द अल्टरेशंस जो मटेरियल है लेकिन पार्टीज की लाइबिलिटी हटती नहीं है। अनइंटेंशनल या प्योर एक्सीडेंट से कोई अल्टरेशन हुआ है, या कोई स्ट्रेंजर ने विदाउट कंसेंट अल्टरेशन किया है, या कोई क्लरिकल एरर ठीक करने की कोशिश की आपने, या कॉमन इंटेंशन से आपने कुछ किया। फॉर एग्जाम्पल आपने पे टू मिस्टर प्रवीण लिखा था तो उसने आपने और ऑर्डर लिख दिया, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और ऑर्डर लिखने से हम ऑलवेज अज्यूम करते हैं कि ये ऑलवेज पेएबल टू ऑर्डर होता है। फिर आपने अल्टरेशन किया विद द परमिशन ऑफ प्रायर पार्टीज, ये सारे अल्टरेशन। और क्या है, अल्टरेशन मेड बिफोर द कंप्लीशन और इश्यू ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। फिर अल्टरेशन डजंट अफेक्ट द लायबिलिटी ऑफ दोज पार्टीज हु बिकम लायबल आफ्टर द अल्टरेशन, एंड अल्टरेशन विच इज नॉट मटेरियल। ये सारे सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं अल्टरेशन परमिटेड। व्हाट आर द अल्टरेशन परमिटेड एज पर सेक्शन 87, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 20 बोलता है इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट करना इज नॉट एन अल्टरेशन, ये अलाउड है। दूसरा, ब्लैंक एंडोर्समेंट को फुल करना, फुल को ब्लैंक करना, ये भी अलाउड है। फिर अनक्रॉस चेक को क्रॉस करना, ये भी अलाउड है। और अपरेंट अल्टरेशन शुड बी अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, अदरवाइज इट रिमेन्स अ वैलिड सिक्योरिटी इन द हैंड्स ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। इसके एग्जांपल द डिसऑनरमेंट, ये इंपॉर्टेंट, डिसऑनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। डिसऑनर से दो तरीके से हो सकता है, नॉन एक्सेप्टेंस या नॉन पेमेंट। नॉन एक्सेप्टेंस मतलब मैंने ड्रॉवी ने एक्सेप्ट कर रिफ्यूज कर दिया, एक्सेप्ट किया ही नहीं, रिफ्यूज कर दिया। नॉन पेमेंट मतलब एक्सेप्ट तो किया लेकिन पेमेंट के दिन आके मना कर दिया। ठीक है, इतने सारे। अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज सेड टू बी डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस। कब कब, सेक्शन 91 बोलता है व्हेन अ बिल ड्यूली प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस और आपको 48 आवर्स का टाइम भी मिला, यू हैव रिफ्यूज्ड to accept that bill within 48 hours, या drawee himself is a minor, drawee is incompetent to enter into a contract, या drawee gives a qualified acceptance, या when the presentment for acceptance is excused and the bill is not accepted, it is said to be dishonored for non acceptance। फिर डिसऑनर फॉर नॉन पेमेंट कैसे होगा, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक when is dishonored for non payment when the maker of the note, acceptor of the bill या drawee of the check makes default in payment upon being duly required to pay the same। तो जब पेमेंट की बारी है तब आपने पे नहीं किया तो वो डिसऑनर हो गया। ओके, नोटिस, एक बार डिसऑनर हुआ तो आपको करना क्या है, द मोमेंट डिसऑनर हुआ आप उसकी नोटिस देंगे, किसको, ड्रॉवर को और प्रीवियस होल्डर्स को भी। So when negotiable instrument is dishonored either by non-acceptance or non-payment, the holder must give a notice of dishonor to the drawer or previous holders in order to make them liable। नोटिस में बेसिकली क्या है, तो वार्निंग है कि भाई देखो ड्रॉवी ने पे नहीं किया है, अब मैं आपसे पेमेंट इसका मांगने वाला हूं। ओके, in order to make drawer liable on the dishonor by the drawee, it is necessary that notice of dishonor must have been given to him। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिस ऑफ dishonor। The omission on the part of holder to give notice of dishonor would discharge the drawer for him from his liability। ठीक है, किस किस को पहले नोटिस कौन देगा, होल्डर या होल्डर इन ड्यू कोर्स देगा, या प्रायर पार्टीज या कोई थर्ड पार्टी भी नोटिस दे सकता है। एनी पार्टी वन लायबल ऑन द बिल द मोमेंट आपको पता चला कि भाई ये डिसऑनर हुआ है, कोई भी पार्टी उस पर नोटिस दे सकती है। किसको देगी, तो सबसे पहले नोटिस जाएगी, वैसे तो सारे पार्टीज को जाएगी लेकिन ड्रॉवर को सबसे पहले जाएगी, बाद में बाकी पार्टीज को जाएगी। कैसे दोगे, आप खुद से दो, ड्यूली ऑथराइज एजेंट से दो, ओरल दो, रिटर्न दो, रीजनेबल टाइम के अंदर दो, वो इसका सिंपल है, इतना ये नहीं है। आपने क्या करना है, बस ऐसा नोटिस देना है कि नेक्स्ट वर्किंग डे पे अगर पास में है, अगर इमीडिएट रिलेशन में तो नेक्स्ट वर्किंग डे में मिल जाए, अगर दूर है तो नेक्स्ट वर्किंग डे में एटलीस्ट निकल जाए बाय पोस्ट और बाय एनीथिंग, बाय कुरियर। ओके, फिर पार्टीज रिसीविंग मस्ट ट्रांसमिट नोटिस, तो जिसको भी मिल रहा है वो अपने प्रायर पार्टीज को भेजता रहेगा, एजेंट भी भेजेगा। ओके, अगर व्हाट इफ द पार्टी टू हुम यू आर सेंडिंग नोटिस इज डेड, तो यहाँ पे क्या बोला था उसने कि अगर डिस्पैच तक आपको पता नहीं था वो मरा है तो फिर आपका नोटिस वैलिड रहेगा।
अगर डिस्पैच के पहले ही आपको पता चल गया अरे वो मर गया तो फिर देयर वाज नो नीड टू डिस्पैच, है ना। कब अननेसेसरी रहेगा नोटिस, ये भी देख लो। अगर अगर कोई पार्टी ने वेवर करके रखा है कि मुझे नोटिस मत देना, डायरेक्टली पेमेंट मांग देना, तो उसको आप नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं देंगे। और इन ऑर्डर टू चार्ज द ड्रॉवर, काउंटरमांड पेमेंट अगर हो गया है, अगर नो डैमेज का बात हुआ है, व्हेन द पार्टी कैन नॉट बी फाउंड एज सच, या व्हेन द एक्सेप्टर इज ऑल्सो अ ड्रॉवर, यानी एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है, या इन केस प्रॉमिसरी नोट इज नॉट नेगोशिएबल, तो ये सारे केसेस है। फिर नोटिस एंड प्रोटेस्ट, ये भी बहुत अमेजिंग बात थी। नोटिंग में क्या बोला था हमने कि द मोमेंट डिसऑनर होता है फॉर नॉन एक्सेप्टेंस एंड नॉन पेमेंट, नोटरी पब्लिक के पास जाके बता दो कि ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट भाई ये क्या होगा, डिसऑनर हो चुका है। इससे क्या होता है, ये फैक्ट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में आ जाता है कि भाई ये डिसऑनर हो गया है। क्या क्या बताओगे, फैक्ट ऑफ डिसऑनर, डेट ऑफ डिसऑनर, रीजन ऑफ डिसऑनर, एक्सप्रेसली डिसऑनर किया है, किसने किया है, नोटरी चार्जेस पे करोगे। और नोटिंग मस्ट बी मेड बाय द नोटरी विद इन रीजनेबल टाइम आफ्टर डिसऑनर। नोटिंग इज नॉट कंपलसरी इन केस ऑफ इनलैंड बिल और नोट। कहां पे कंपलसरी है, फॉरेन बिल में कंपलसरी है। सर प्रोटेस्ट मतलब व्हेन द प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट, होल्डर में विद इन रीजनेबल टाइम कॉज द डिसऑनर टू बी नोटेड, हमने ऊपर देखा, उसका जो नोटिंग का सर्टिफिकेट मिलता है ना उसको बोलते हैं प्रोटेस्ट, व्हेन इट इज सर्टिफाइड बाय द नोटरी पब्लिक। ओके, कुछ नहीं इसमें लिखा, ये क्या प्रोटेस्ट मतलब, ये लिटरल ट्रांसक्रिप्ट है, ये रिटर्न में रहता है कि भाई ये पर्टिकुलर बिल डिसऑनर हो गया है। फिर नेम ऑफ पर्सन फॉर हुम एंड अगेंस्ट हुम द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन प्रोटेस्टेड एंड द फैक्ट्स एंड द रीजन फॉर डिसऑनर, वो सारी चीजें मिलेंगे। टाइम ऑफ डिसऑनर, प्लेस ऑफ डिसऑनर रहेगा, साइन रहेगा नोटरी पब्लिक का, वो सब उसमें डिटेल रहेंगे। ओके, यहाँ पे ये तो सिर्फ एक्ट ऑफ नोटिंग है, और यहाँ पे नोटिंग को सर्टिफाई करते हो तो प्रोटेस्ट बन जाता है। रीजनेबल टाइम मतलब क्या, पब्लिक हॉलीडे छोड़ के नॉर्मल रीजनेबल टाइम, तो वो हमने वो बोला नेक्स्ट वर्किंग डे। क्रॉसिंग ऑफ चेक देखा था भाई साहब, क्रॉसिंग तो बहुत टाइप की थी। क्रॉस करना है इन्हें क्या, पहले तो देखो दो टाइप के चेक होते हैं, ओपन चेक और क्रॉस चेक। ओपन चेक मतलब नॉर्मल चेक जिसपे आपने कुछ भी नहीं लिखा है, तो वो काउंटर पे जाके उसका पेमेंट हो जाता है। लेकिन क्रॉसिंग ऑफ द चेक मतलब जब आप चेक पे क्या करते हो, ऐसे दो लाइन मारते हो। दो लाइन मारने की वजह से क्या होता है, वो अकाउंट पे ही बन जाता है। देखो ये जो दो लाइन मारी ना आपने, इससे क्या हुआ, ये अकाउंट पे ही बन गया ये चेक। ठीक है, ऐसी ऐसी दो लाइन, ये चेक के बाजू में ऐसी दो लाइन मारा तो ये अकाउंट पे, मतलब इसका जो पेमेंट है ये किसी ना किसी के बैंक अकाउंट में होगा, इसका कैश पेमेंट नहीं हो सकता। दो लाइन मारी मतलब कैश पेमेंट नहीं हो सकता। ओके, फिर क्रॉसिंग में जनरल क्रॉसिंग थी, स्पेशल क्रॉसिंग थी, वो भी देखेंगे। क्रॉसिंग से होता क्या है, कैश पेमेंट नहीं मिलता, अकाउंट में पेमेंट जाता है। और जनरल क्रॉसिंग मतलब आप नॉर्मली दो पैरेलल लाइन निकाल रहे हैं, उसमें एंड कंपनी है, नॉन नेगोशिएबल अगर ऐसा कुछ लिख रहे हो, अकाउंट पे ही लिख रहे हो। स्पेशल क्रॉसिंग मतलब आपने वहां पे लिख दिया कि एसबीआई, दो लाइन मारी और बीच में एसबीआई बैंक लिख दिया, तो वो सिर्फ एसबीआई बैंक में ही जाके क्लियर होगा। फिर अकाउंट पे ही ओनली, आपने ऐसा लिख दिया पेड, मतलब अकाउंट पे ही ओनली, तो जिसका नाम लिखा है ना वो नेगोशिएट भी नहीं कर सकता उसको, सिर्फ उसी के अकाउंट में वो क्लियर होगा। और अगर अकाउंट पे की जगह नॉन नेगोशिएबल लिख दिया तो फिर तो और ही ऑफकोर्स वो नॉन नेगोशिएबल हो जाएगा। तो ड्रॉवर, होल्डर, बैंकर कोई भी इसको क्रॉसिंग कर सकता है। चेक पेबल टू ऑर्डर पर्पस टू बी एंडोर्स्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ पे, प्रोटेक्शन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द पेइंग बैंक। अब बैंकर हु मेक्स द पेमेंट ऑफ द क्रॉस चेक इज कॉल्ड द पेइंग बैंक, और जो रिसीविंग एंड पे रहती है उसको रिसीविंग बैंक बोलते हैं, उसका कलेक्टिंग बैंक उसका अलग है। Okay, where the check is payable to order, purpose to be endorsed by or on behalf of the payee, the banker is discharged. यहां पर क्या है, चेक पेबल टू ऑर्डर है, पेई ने किसी के नाम पे दे दिया है, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो चेक करने का कि पेई ने जेन्युइनली दिया नहीं जेन्युइनली दिया। जो बंदा वैलिड एंडोर्समेंट लेके आएगा बैंक उसको पेमेंट करेगा और डिस्चार्ज हो जाएगा, उसकी लाइबिलिटी नहीं रहेगी। जब बियरर चेक है तो जो बंदा मेरे सामने बैंक के सामने लेके आएगा बैंक उसको पेमेंट करेगा, उसकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। व्हेन जनरली क्रॉस चेक है तो किसी के पर्टिकुलर अकाउंट में पेमेंट करेगा, स्पेशली क्रॉस है तो जो स्पेशल क्रॉस है जैसे एसबीआई लिखा होगा आपने तो एसबीआई में पेमेंट करेगा। फिर क्रॉस चेक में ऐसा भी हो सकता है बैंक अपने एजेंट को और ट्रांसफर कर दे, दैट इज ऑल्सो अलाउड। फिर एक्सेप्शन, पेमेंट ऑफ चेक ऑन विच ड्रॉवर सिग्नेचर वेयर फोर्ज्ड। हाँ, अगर ड्रॉवर का ही सिग्नेचर फोर्ज्ड है तो फिर अब देखो इफ द ड्रॉवी बैंक, अब देखो ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि ड्रॉवर का बैंक अकाउंट बैंक के पास है और सारे सिग्नेचर उस डॉक्यूमेंट उसके पास है। तो अगर
थोड़ा भी उसको शक हो रहा है कि भाई ड्रॉवर का सिग्नेचर ड्रॉवर ने नहीं निकाला, तो उसने उसको पास नहीं करना चाहिए चेक को। तो ये रिस्पॉन्सिबल, अगर क्लियरली दिख रहा है कि ड्रॉवर का फॉर्ड चेक है और फिर भी ड्रॉवी बैंक ने क्लियर कर दिया, तो बैंक इज रिस्पॉन्सिबल। कलेक्टिंग बैंकर की ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कलेक्टिंग बैंकर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ नहीं। फिर डिसऑनरमेंट होता है सर, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड की वजह से, पैसा नहीं है, आपने चेक बना के रखा है। अगर आपने ऐसा डिसऑनर किया तो आपको अप टू 2 years और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक का फाइन लगेगा, या बोथ भी लग सकता है। फिर डिसऑनरमेंट होने के लिए कुछ 3 पॉइंट्स आपको ख्याल रखने हैं। क्या कि आप जो चेक प्रेजेंट किया था ना पेई ने, वो विद वैलिड चेक प्रेजेंट किया है, यानी अगर चेक की वैलिडिटी 3 महीना है तो 3 महीने के अंदर चेक प्रेजेंट किया है। और चेक अगर सपोज प्रेजेंट किया और चेक वैलिड डेज पे प्रेजेंट किया और वो डिसऑनर हुआ, तो पेई ने क्या, या होल्डर इन ड्यू कोर्स ने क्या करना चाहिए, पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स ने विद इन नेक्स्ट 30 days ड्रॉवर को इसका नोटिस देना पड़ेगा कि भाई पेमेंट करो, डिसऑनर हो गया है। अगर पेमेंट की नोटिस आने के बाद, डिसऑनर की नोटिस के बाद भी 15 दिन हो गए और ड्रॉवर ने पेमेंट नहीं किया, तब जाके मैं बोलूंगा कि दिस चेक हैज बीन डिसऑनर्ड लीगली। पहले तो सिर्फ बाउंस बोलते हैं उसको कि भाई चेक बैलेंस नहीं है, पे कर दे। पहला जब इनसफिशिएंट फंड का नोटिस आया, चेक वापस गया, तो वो 30 days का नोटिस देगा, बोलेगा पेमेंट कर, आपका चेक बाउंस हो गया। वो नोटिस के बाद भी 15 दिन में पेमेंट नहीं किया तो वो एक्चुअल डिसऑनर हो जाता है। फिर प्रिजम्पशन है कि होल्डर इज होल्डर इन ड्यू कोर्स, कुछ डिफेंस अलाउड नहीं है। ऑफेंस बाय कंपनी, ऑफ कंपनी ने किया तो ऑफिसर इन चार्ज और कंपनी बोथ लायबल। प्रमोटर लायबल नहीं रहेगा बिकॉज ही इज नॉट इन चार्ज, वो सब हमने देखा। ओके, इसमें क्वेश्चन देखा था। कॉग्निजेंस लेना मतलब क्या होता है, हाँ, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल देखा ना, अरेस्ट करने के लिए वारंट लगेगा नहीं लगेगा वो सब देखा। यहाँ पे बोला है कि रिटर्न कंप्लेंट के बाद ही कॉग्निजेंस ले सकते हैं, और 1 month के अंदर, मतलब सच कंप्लेंट्स टू बी मेड विद इन 1 month फ्रॉम 138C। 138C था वो 15 days होने के बाद, जब पेमेंट नहीं किया उसके बाद। फिर जुरिडिक्शन टू ट्रायल द ऑफेंस, तो भाई अगर तेरा क्रॉस चेक है, तो मतलब अकाउंट में ही पे होने वाला है, तो जो पेई का जहां पर बैंक रहेगा वहां पे केस डलेगा। अगर ओपन चेक है तो जो ड्रॉवर का बैंक जहां पे है वहां पे पेमेंट। और उसका लॉजिक भी है, क्रॉस चेक तो अकाउंट पे, तो पूरे इंडिया में कहीं पे भी जाके आप डिपॉजिट कर सकते हो, तो जहां डिपॉजिट कर रहे हो वहां पे आप केस डालो। अगर ओपन चेक है तो भाई जिस बैंक का चेक है उसी बैंक के उसी ब्रांच का, जिस ब्रांच का चेक है उसी ब्रांच पे आके आपको एनकैश करना पड़ेगा, तो जहां पर वो ड्रॉवर का बैंक अकाउंट है वहां पर केस डालो। ये वैलिडेशन ऑफ पेंडिंग केसेस था, इतना इतना मेजर नहीं था। सेक्शन 143 बोलता है कि आप क्या करो, 6 months के अंदर इन्हें समरी ट्रायल करो। समरी ट्रायल में कौन करेगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट करता है। ये बोलते हैं कि समरी ट्रायल करेंगे, फास्ट ट्रायल, यानी जिसमें इंप्रिजनमेंट नॉट मोर देन 1 year और फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000 है, तब कब ये समरी ट्रायल अलाउड करेंगे आपको, क्योंकि बहुत सारे केसेस चल रहे हैं मार्केट में पेंडिंग, तो ये स्पीडी ट्रायल आपको अलाउ किया है। 6 months के अंदर इसका डिस्पोजल होना चाहिए। ट्रायल के दौरान इंटरिम कंपेंसेशन भी दिया जा सकता है, कितना, मैक्सिमम 20%। और ये इंटरिम कंपेंसेशन एक बार ऑर्डर कर दिया गया तो मैक्सिमम 60 days के अंदर आपको पेमेंट करना चाहिए, मैक्स इसको और 30 days आप एक्सटेंशन ले सकते हो। ओके, और अगर आप एक्विटेड हो गए, एक्विटेड मतलब रिलीव्ड फ्रॉम द क्राइम, तो आपको ये वापस 60 days प्लस 30 days में रिटर्न भी मिल जाएगा। ओके, कंपाउंडिंग, एवरी ऑफेंस इज कंपाउंडेबल, यहाँ पे कंपाउंडिंग पॉसिबल है। अपील करना है तो अपील भी पॉसिबल है, अपील करते वक्त हो सकता है आपसे सिक्योरिटी मांगे, सिक्योरिटी भी मैक्स कितनी मांगे, 20% ही मांगेंगे, ठीक है, तो अपील भी पॉसिबल है। तो ये 2 सेक्शंस हमने 143 148 भी देख लिए, इसको आप लगे तो थोड़ा और डिटेल में पढ़ सकते हो। तो मेजर जो कंसेप्ट मैंने ट्राई किया, बिकॉज अब बहुत सारा कुछ है इसमें, तो हर चीज डिटेल में कवर नहीं की जा सकता, तो बहुत लंबा ये लेक्चर हो जाता। तो आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत ये यूजफुल लगा और आपको अब वापस पढ़ने में उतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो अगर आपको ये सच में अच्छा लगता है रिकॉर्डिंग्स और रिविजन्स, तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करो। देखो क्या हो रहा है ना, लोग देख तो रहे लेकिन पता नहीं, समहाउ दे डोंट सब्सक्राइब। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। तो मुझे भी यार मोटिवेशन आता है, आपकी कमेंट और सब्सक्रिप्शन देख के मुझे मोटिवेशन आता है। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।